स्टार्ट करते हैं हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉस्ट। ठीक है ना। कॉस्ट, एक बात ध्यान रखना बेटा, ज़्यादातर आप कॉस्ट को रिलेट करते हो एज अ प्रोड्यूसर चैप्टर से, मतलब इसको आप पढ़ते चलो तो एज अ प्रोड्यूसर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है। तो कॉस्ट होती क्या है, इंट्रोडक्शन लेते हुए चलेंगे। बोलता है पिछले कुछ चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कैसे इनपुट्स मतलब देखो, जब भी आप कभी कोई बिजनेस करते हो, जो आप माल लगाते हो दैट इज योर इनपुट, और जो भी माल बन के तैयार होता है दैट इज योर आउटपुट। तो इनपुट जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप, मालिकाना जो भी अधिकार या चीजें होती हैं, वो प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है। हमने पढ़ा था कि अलग अलग लैंड का यूज करोगे, अलग अलग लेबर का यूज करोगे, कैपिटल या एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट होगी, तो उससे आपकी प्रोडक्शन जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो एक जो दुकान होती है, फर्म होती है, वो बहुत तरीके का इनपुट यूज करती है गुड्स और सर्विस को बनाने के लिए, और इन इनपुट्स को फर्म जो है ना स्पेंड करती है मनी और पेमेंट के लिए। मतलब भाई जायज बात है, फर्म हमें पता है प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स लगा रही है, अलग अलग तरीके के इनपुट्स लगा रही है। इन इनपुट्स को यूज करने के लिए फर्म को पैसा खर्च करना है, पेमेंट करनी है। ये पेमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे एक टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, मतलब एक इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं बेसिक सा। कोई पूछे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, भाई किसी भी माल को बनाने की लागत, है ना, वही तो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो वही सिंपल सी चीज है, एक फर्म है, माल बनाना है, इनपुट लगाएगी और उस इनपुट को अलग अलग जो भी है उसको खरीदेगी, उसको पे करेगी, तो उस पेमेंट करने को ही हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बेसिक सी चीज, ये इंट्रो है, इसमें कुछ खास नहीं है, ज्यादा बेसिक बेसिक सी चीज है। वाई डू अ कॉस्ट मैटर फॉर अ फर्म, मतलब एक दुकान या कोई भी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन, कोई फैक्ट्री काम कर रही है, तो उसके लिए कॉस्ट क्यों मैटर करती है। भाई सिंपल सी चीज है, आप आउटपुट बनाना चाहते हो तो आप इनपुट लगाओगे, और इनपुट हमेशा कॉस्ट इन्वॉल्व रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिहाड़ी दे रहे हो अपने वर्कर्स को, भाई सिंपल सी चीज है दिहाड़ी देना, तो दिहाड़ी में पैसा लग रहा है, ठीक है ना। या आप रेंट दे रहे हो बिल्डिंग के लिए, अब बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग आपको इनपुट दे रही है, इनपुट बना रही है आपके लिए, तो उसके लिए आपको कॉस्ट लगानी पड़ेगी। भाई आपको रॉ मटेरियल खरीदना है क्योंकि आप आउटपुट बनाना चाहते हो, तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप जो भी कैपिटल, मतलब फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो, उस पर इंटरेस्ट जो है वो भी तो कॉस्ट का ही तो पार्ट है, ठीक है ना। तो ये जितने भी हैं इन सब में कॉस्ट है, तो फर्म को जो झेलना पड़ेगा, जो लागत लगानी पड़ेगी। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है कि भैया कॉस्ट मैटर क्यों करती है एक फर्म के लिए, क्योंकि भैया आपको आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए आप इनपुट का इस्तेमाल करते हो, और वो इनपुट में कॉस्ट लगती है, क्योंकि जब भी आप आउटपुट बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप इनपुट लगाते हो, और वो इनपुट को लगाना ही कॉस्ट कहते हैं एक तरीके से, है ना। कॉस्ट अफेक्ट करता है इंपॉर्टेंट बिजनेस के डिसीजन, मतलब एक बिजनेस में जो आप कॉस्ट लगा रहे हो, यानी कि जो इनपुट्स लगा रहे हो, उसका जो पैसा पे कर रहे हो, वो आपके बिजनेस के डिसीजंस को प्रभावित करता है। कैसे बिजनेस के डिसीजन को प्रभावित कर सकता है, भाई देखो कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि उससे कितना सामान आप बना पाओगे, भाई कितना सामान आप लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा बजट है 1000 रुपये का, मैंने 1000 रुपये में फॉर एग्जाम्पल जितना भी इनपुट लगाया वो सारा अच्छी क्वालिटी का लगाया, बहुत बढ़िया, लेकिन महंगा पड़ा, तो मेरा आउटपुट ज़्यादा नहीं निकलेगा, मैं ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाऊंगा। लेकिन मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1000 रुपये में 50 माल बनाए, इनपुट बनाए, फिर वहीं पे मैंने वो 1000 रुपये का इस्तेमाल किया और मैंने बेटा 100 आउटपुट बना दिया, मतलब 100 माल बना दिए, तो बढ़िया है ये तो कहीं ना कहीं। या फिर मैंने 1000 रुपये में बनाया 70 आउटपुट, मतलब 70 प्रोडक्ट बन रहा है मेरा, लेकिन ये बेस्ट क्वालिटी का है, इतना बेस्ट तो ये भी नहीं था, क्योंकि यहाँ मैं चाहता था ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकले, तो कॉस्ट तो उतनी ही लगाई तीनों केस में, लेकिन इससे घटिया क्वालिटी का भी आउटपुट हो सकता है। तो वो मैटर करता है कितना फर्म प्रोड्यूस करेगी, कितने प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट को बेचेगी, कितना प्रॉफिट कमाएगी या लॉस कमाएगी, या कितना अपने संसाधनों का बढ़िया से इस्तेमाल करेगी। तो आप एक तरीके से अगर कॉस्ट को पढ़ोगे तो आप समझ सकोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस में प्रोडक्शन डिसीजन ले सकते हो। समझ रहे हो, कैसे आप अपने बिजनेस में क्या कहते हैं प्रोडक्शन डिसीजन ले सकते हो। तो इसका मतलब कुल मिला के आप इतना समझ लो कि अगर हम कॉस्ट के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कॉस्ट के बारे में, कि भैया बिजनेस में हम इनपुट लगाते हैं, और वो इनपुट कितना लगाएं, कैसे लगाएं, कितना बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करें कि बेस्ट आउटपुट हो, हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया ग्रो करे, बहुत बढ़िया तरीके से चले। हमारे बिजनेस के हर एक डिसीजन को अफेक्ट करती है कॉस्ट, ठीक है ना।
तो कॉस्ट बेसिक सी चीज है, जो भी आप इनपुट लगाते हो, है ना। क्या क्या हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में, कॉस्ट पढ़ेंगे, एक्सप्लिसिट दो तरीके की कॉस्ट होती है वो पढ़ेंगे, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, टोटल कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ेंगे, और इन सभी कॉस्ट कर्व के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे, जो कि मैं आपको कहूंगा कि चैप्टर बहुत ही बेसिक जाएगा। अगर आप हर एक कड़ी को आपस में जोड़ते चलोगे, चीजों को आसान बनाते चलोगे, लेकिन कहीं पर भी आप अपने आप को एक आध टॉपिक में उड़ाओगे, तो आप एक टॉपिक को, मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को मैं इस तरीके से आपको कराऊं जहां पर आप मेरे साथ साथ जब चैप्टर करो ना, तो आपको साइड बाय साइड याद होता चले और आप ये समझते चलो कि इसमें मैं ये चीज लिखने वाला हूँ, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, वैसे एक्सप्लेन करूंगा, इसको इस तरीके से चलना है, और वो ये हो जाएगा। जब चैप्टर खत्म हो तो आपको सारा चीज आती भी हो, ऐसे तरीका बनाना है आपको, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं सबसे पहले कॉस्ट के मतलब पे, यानी कि यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर? कॉस्ट मतलब जो टोटल खर्चा एक फर्म ने इनकर करा है किसी भी माल को बनाने में, मतलब लागत। कॉस्ट मतलब लागत, कुछ भी बना रहे हो, जितना पैसा लगा रहे हो, कॉस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर सारे पेमेंट आ जाते हैं जो भी आप अलग अलग इनपुट पे लगा रहे हो। तो कॉस्ट इज द मनी स्पेंट ऑन इनपुट लाइक लेबर, रॉ मटेरियल, मशीन, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। सबसे बेस्ट मीनिंग, कोई दिक्कत? खत्म, समझ में आया कॉस्ट का मतलब। अच्छा, कॉस्ट बेटा दो तरीके की होती है, दो मेन टाइप की है कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। ध्यान से समझना, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्चुअल मनी पेमेंट जो फर्म करती है आउटसाइडर को फॉर परचेजिंग हायरिंग इनपुट्स। मतलब आपके पास खुद का इनपुट नहीं है, आप बाहर से, फॉर एग्जांपल जमीन नहीं है, क्या करोगे? खरीदोगे नहीं, उधार पे लोगे, किराया दोगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है ना। एग्जांपल, दिहाड़ी मजदूर को दे दी, है ना, रेंट दे दिया बिल्डिंग का, रॉ मटेरियल की पेमेंट कर दी, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में मनी की पेमेंट फर्म कर रही है आउटसाइडर को, समझ रहे हो। बिजली का बिल, इंटरेस्ट पे कर दिया बैंक को, क्यों? क्योंकि लोन लिया होगा, पैसा नहीं था हमारे पास, थोड़ा लोन ले लिया, ठीक है ना। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिखे जाते हैं फर्म के अंदर, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से आगे चलते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करें तो सारा वैल्यू इनपुट का जो सप्लाई करा जा रहा है ओनर के द्वारा खुद से, जो डायरेक्ट पेमेंट, जिसमें ऑन विच नो डायरेक्ट पेमेंट इज मेड, कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं करी जा रही किसी को। भाई मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कुछ चीज मैं घर से लाऊंगा और कुछ चीज मैं बाहर से लगाऊंगा, जो चीज मैं बाहर से लोन वोन लेकर लगाऊंगा उसके बदले में उनको पैसा दूंगा, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और जो मैं खुद से सारी चीजें लगा रहा हूँ वो मेरी खुद की है, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो ओनर की खुद की बिल्डिंग जो वो यूज कर रहा है, कोई रेंट देगा क्या उसका? लेकिन उसका रेंटल वैल्यू एक कॉस्ट तो है ना। कौन सा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट है? इम्प्लिसिट। ओनर की खुद की कैपिटल जो उसने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है ना। तो जब कल को पैसा कमाएगा कहीं ना कहीं, है ना, एक तरीके से कहीं देता तो इंटरेस्ट तो कमाता, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ओनर का वर्किंग, उसकी खुद की काम करने का, कहीं और काम करता तो क्या मिलती? तो ये सारी चीजें समझ रहे हो। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है ना, वो अकाउंटिंग किताब में तो खैर रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन इकोनॉमिक किताब में तो रिकॉर्ड होती, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वैल्यू तो है ना, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप जानते हो भाई, सिंपल सी चीज है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे मान लो फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपये मिल रहे हैं तुम्हें पढ़ा के, ठीक है ना। और दूसरा काम कि मैं कहीं और जाके दिहाड़ी कर लेता तो उसके बदले मुझे उतने ही में 3,000 मिलते, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 3,000। क्यों? क्योंकि ये काम कर रहा हूं तो उसके बदले ये सेक्रीफाइस हो रहा है। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स, याद है। तो अकाउंटिंग में तो आप इम्प्लिसिट को नहीं जोड़ते भाई। बिजनेस में मालिक पैसा लाता है, मालिक पैसा ला रहा है, क्या सैलरी लेता है? कभी आपने अकाउंटिंग करते हुए सैलरी लिखी है? नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखते? तो भैया बात ही नहीं करते कभी इस बारे में, पैसा कमा तो रहा है, प्रॉफिट, लेकिन इकोनॉमिक्स में लिखेंगे बिकॉज इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि वो पैसा ला रहा है। अगर वो पैसा नहीं लाता कहीं और लगाता, अगर वो काम नहीं तुम्हारे बिजनेस में लगातार मैनेजमेंट भर भर के कर रहा है, नहीं करता तो कहीं और करता, और क्या उसको सैलरी मिलती? हाँ। तो क्या वो जो तुम्हारे यहाँ कर रहा है काम, क्या उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो क्या वो इकोनॉमिक्स में लिखी जाएगी कॉस्ट के अंदर? हाँ। कौन सी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? इम्प्लिसिट कॉस्ट। समझ में आ रहा है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी है? हाँ, विच इज पेड टू आउटसाइडर ऑफ द बिजनेस,
प्रोडक्शन, मतलब आउटसाइड ऑफ द बिजनेस। और इम्प्लिसिट कॉस्ट ही क्या है, दे आर सेल्फ इम्प्यूटेड, वर्ड लिख लेना सेल्फ इम्प्यूटेड। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, बोलना द कॉस्ट विच आर सेल्फ इम्प्यूटेड। मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट एस्टिमेटेड वैल्यू है इनपुट का जो सप्लाई करता है ओनर अपने आप को खुद से, ठीक है ना, जहां पे कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं मेड की जाती। मेरे भाई समझ पा रहे हो? बाकी क्यों कैसे मेजर करें इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो देखो इम्प्लिसिट कॉस्ट जनरली कुछ नहीं है, मार्केट वैल्यू पता लगा लो अपने सब खुद को, जो आप यूनिट को, जो भी आप खुद इनपुट डाल रहे हो ना आप, उसका पता चला लो कि मार्केट में अगर आप ये काम किसी को और को करके देते तो कितना पैसा लगता, तो उतने आपको अपने आप को इस कॉस्ट में इंक्लूड कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बिजनेस में भर भर के काम कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं और जाके काम करता तो पैसा तो मिलता, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। जैसे एक ओनर की बिल्डिंग इस्तेमाल हो रही है मार्केट में रेंट के 20,000 पे, तो रेंट 20,000 पे अगर मान लो, मतलब उसने क्या कहा, वो अपना 20,000 पे खुद लगा रहा है, मालिक जो है ना वो अपना पैसा बिजनेस में खुद लगा रहा है बिल्डिंग लगा दी, प्रोडक्शन कर रहा है, उसने सोचा यार मैं इसको जोड़ू नहीं जोड़ू, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो जोड़ेंगे क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। फिर उसने सोचा कि अगर मैं मार्केट में कितनी जोड़ू, कंफ्यूज है वो, बोलता अगर मैं किससे पूछ लेता हूँ कि भाई कोई इसका कितना किराया देगा, भाई साहब मार्केट में गया पूछने, पता चला कि इसके 5,000 रुपए महीने मिल जाते, तो ये 5,000 रुपए अब क्या कहलाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये 5,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसीलिए वो इसको अब इम्प्लिसिट कॉस्ट मान के जोड़ेगा। समझ में आया मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसकी थ्योरी याद कर लेना, कम चांस होते हैं पर ये आती है, ठीक है, कम चांस होते हैं पर ये आती है। डिफरेंस आएगा बेटा इसका, इम्प्लिसिट है, मीनिंग लिख देना, एक्चुअल मनी पेड टू आउटसाइडर, नो मनी पेमेंट, ओनली एस्टिमेटेड वैल्यू। कोई दिक्कत? एंट्री इन यार अकाउंट्स आ गया, अकाउंट्स के अंदर लिखी जाती है, लेकिन ये अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखी जाती, क्या क्या कहते हैं इसको, ये दूसरा बहुत है, अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाई जाती है और ये इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाई जाती है, ठीक है। एग्जांपल क्या क्या है, डेफिनेशन लिख देना, एग्जांपल लिख देना, दूसरा डिफरेंस, ठीक है ना, और इस तरीके से काम कर लेना बेटा, ठीक है। चले बेटा आगे। इंपॉर्टेंट नोट क्या है ये याद रखना कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों जोड़ोगे तब जाके टोटल कॉस्ट पता चलेगी, इससे आप ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगाते हो। मेजरली जो बिजनेस होता होगा वो सिर्फ क्या कैलकुलेट करता होगा, वो और क्या नहीं जोड़ता होगा, लेकिन अगर आप ट्रू टोटल कॉस्ट पता लगाना चाहते हो तो क्या करो, कोई दिक्कत मेरे भाई। चलें आगे, ये पार्ट खत्म हो गया इस चैप्टर का, एक पार्ट समझ में आया मेरे भाई। नेक्स्ट टॉपिक कॉस्ट फंक्शन, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, इसके बाद हम आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। कॉस्ट फंक्शन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जानने के बाद आगे हमारा यहाँ से टॉपिक बढ़िया सा शुरू होगा। इसको थोड़ा सा समझना है तो इसीलिए मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि बुक के अंदर था। जनरली कुछ तो नहीं है, जैसे आप डिमांड पढ़ते थे तो आप डिमांड फंक्शन पढ़ते थे, सप्लाई पढ़ा तो सप्लाई फंक्शन आपने सुना, ऐसे ही कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। तो कॉस्ट फंक्शन कुछ नहीं होता, रिलेशनशिप दिखाता है आउटपुट और टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म के बीच में। मतलब किसके बीच में, देखो आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ और किसके बीच में, टोटल कॉस्ट। मतलब कितना टोटल कॉस्ट चेंज होगी जब हम आउटपुट के अंदर कुछ बदलाव लाएंगे, ये कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। मतलब कोई आपसे पूछे कॉस्ट फंक्शन क्या है, व्हाट इज कॉस्ट फंक्शन, तो आप बोलना कि इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। एक फर्म का कितना आउटपुट आ रहा है टोटल कॉस्ट के हिसाब से, वो होता है हमारा कॉस्ट फंक्शन। मतलब कितना टोटल कॉस्ट के अंदर चेंज आएगा जब आउटपुट के अंदर कुछ चेंज आए। मतलब अगर आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव आएगा, अगर आप टोटल आउटपुट कम करना चाहते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव आएगा। यानी कि कॉस्ट के अंदर बदलाव अकॉर्डिंग टू आउटपुट है ना। यानी कि कॉस्ट फंक्शन एक फॉर्मूला जो दिखा रहा है कि सी जो है, जो टोटल कॉस्ट है, वो डिपेंड कर रही है कितना आप माल बनाना चाहते हो। तो कोई आपसे पूछे कि कॉस्ट फंक्शन बताओ, समझाओ कॉस्ट फंक्शन, तो आप बस एक बात याद रखो कि कॉस्ट फंक्शन का मतलब है कॉस्ट पे कैसे प्रभाव पड़ेगा आउटपुट से, आउटपुट में कितना प्रभाव लाऊं कि कॉस्ट पे कितना प्रभाव पड़े, बस खत्म। ये फंक्शन याद रख लो। इसका मतलब अगर आउटपुट बढ़ाया तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। माल ज्यादा बनाना चाहते हो तो लागत भी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप आउटपुट जीरो रख रहे हो, कुछ बना ही नहीं रहे हो, तो क्या फर्म का तब कॉस्ट आएगा, तो सवाल है हाँ। और ये याद रखना कि हाँ तब भी कॉस्ट आएगा जो होगी, क्या नाम है, इसको समझाऊंगा अभी आगे जाके, इसीलिए इसको यहाँ ब्लैंक छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा। इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा, स्लाइड नंबर याद रख लेना, 5वें 4थे नंबर की, इस पर दोबारा आऊंगा। कह रहा है अगर फर्म कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही तो जायज बात है आउटपुट भी जीरो, कॉस्ट भी जीरो होनी चाहिए, लेकिन कॉस्ट जीरो नहीं होती है
क्यों नहीं होती समझा दूंगा अभी, तो क्यों नहीं होती समझा दूंगा, वो बहुत बढ़िया। एज आउटपुट इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट राइज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस बात को छोड़ दो, बस इस पे ध्यान रखना, जब आउटपुट बढ़ेगा कॉस्ट भी बढ़ेगी, बस इतना ध्यान रखना। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मतलब जब आप एक ऑप्शन चूज करते हो तो दूसरे ऑप्शन को आप नहीं चुन रहे, और वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, खत्म बात। भाई मैं कोई काम कर रहा हूं, अगर मैं ये नहीं करता तो इसका मतलब कुछ और ऑप्शन होता, तो जो दूसरा ऑप्शन है दैट इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेसिक सी बात है, मैं 50,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा हूं अगर, तो मैं अगर मान लो वहीं पे मुझे कोई 25,000 या 30,000 रुपए की सैलरी पे कोई काम दे रहा होता तो मैं वो नहीं करता, या फिर मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि मुझे 50 मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा कि 30,000 इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। बाकी एवरी रिसोर्सेज हैज अल्टरनेटिव यूजेस, मतलब हर रिसोर्स का अपना खुद का यूज होता है, ये तो हम बेटा आगे पढ़ चुके, बस और कुछ नहीं। चलो जैसे मान लो अगर एक फर्म यूज करती है अपनी जमीन को एक फैक्ट्री बनाने में कोई बात नहीं, अगर एक फर्म जो है ना, अगर एक फर्म यूज कर रही है जमीन को फैक्ट्री बनाने में, तो वो क्या कर सकती थी, उसको रेंट पे दे सकती थी, तो रेंट पे देती तो वो क्या हो जाती उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक इंसान 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा रहा है, तो अगर मान लो अपने बिजनेस में नहीं लगाता, अगर उसे कहीं वो इंटरेस्ट पे किसी और को दे देता, तो वो उससे ब्याज कमाता, और वो क्या होती है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। अगर एक वर्कर स्पेंड करता है अपना टाइम अपने खुद की दुकान पे, अगर वो कहीं और पे काम करता तो सैलरी मिलती, और वही उसकी क्या होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर तुम यहाँ पर पढ़ रहे हो, इसके बदले तुम बैठ के कहीं दिहाड़ी करते, 50,000 रुपए या 20,000 रुपए तुम्हें मिलते, तो वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, समझ रहे हो, बस बेसिक सी बात है। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर क्यों करती है, क्योंकि इससे फर्म को पता चल पाता है कि क्या प्रॉफिटेबल ऑप्शन है, यहाँ बैठ के पढ़ाई करना कि बाहर जाके कमाना, क्या बेटर है, ये पता चल पाता है। आप कंपेयर कर पाते हो अलग अलग ऑप्शन को कि ये करूं कि वो करूं, समझ रहे हो। ये आपको ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट दिखाता है किसी भी डिसीजन का, क्योंकि इकोनॉमिक्स में ज्यादा काम आता है, ये माल बनाऊं वो माल बनाऊं, ये कॉस्ट वो कॉस्ट, कौन सी लागत अच्छी है कौन सी नहीं, वहां ज्यादा काम आती है। मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे, ठीक है ना। बाकी इसका रिलेशन इम्प्लिसिट कॉस्ट से आता है, समझ रहे हो ना क्यों आता है, समझ रहे हो ना, अभी पढ़ के बैठे कॉस्ट से, क्योंकि जब तक हम इम्प्लिसिट कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे नहीं तो इम्प्लिसिट कॉस्ट कभी पता ही नहीं चलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में ज्ञान होगा तभी तो हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बता पाएंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई मुझे पता ही नहीं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बैठ के 20,000 रुपए कमा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के 20,000 कमा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि कहीं मैं कुछ और भी कमा सकता हूँ कि नहीं। तो अगर मुझे पता चला कि भाई कहीं और रहता तो मैं 18,000 कमाता, तो मुझे पता दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो यही तो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट बन जाती है कभी ना कभी जाके। फॉर एग्जांपल अगर एक मालिक बिजनेस में अपनी मशीन का इस्तेमाल कर रहा है, अगर वो किसी और को किराए पे देता, फॉर एग्जांपल वो अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है बिजनेस में, अगर वो उसी गाड़ी को ओला या उबर कहीं पे भी डाल दे, तो उसके बदले उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वही उसकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वही उसकी क्या बन जाएगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है। और इकोनॉमिक्स में वो कैलकुलेट करेगा, हाँ, अकाउंटिंग में नहीं, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट रन कॉस्ट। बेटा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, जहां से हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी जान चुके हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट जहां पर 2 फैक्टर्स होते थे, एक फिक्स्ड फैक्टर होता था और एक वेरिएबल। शॉर्ट रन में 2 फैक्टर होते थे, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल, लेकिन लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स क्या होते थे, प्रोडक्शन के वेरिएबल होते थे। अब देखो कहता है छोटे समय के अंदर एक फर्म के पास कुछ फिक्स फैक्टर होते हैं और कुछ वेरिएबल फैक्टर, ये सारे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। भाई मैं 4 उत्पादन लगा रहा हूं, 4 प्रोडक्ट से मैं प्रोडक्शन करूंगा, इतने प्रोडक्ट से मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो इनमें से कुछ माल ऐसे होंगे जो फिक्स्ड होंगे और कुछ माल ऐसे होंगे जो वेरिएबल होंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। अगर शॉर्ट रन है तो हाँ कुछ फिक्स्ड होंगे और कुछ वेरिएबल, अगर लॉन्ग रन रहेगा तो सबके सब वेरिएबल होंगे। तो कहता है इस वजह से फर्म को 2 तरीके की कॉस्ट महसूस करनी पड़ती है, 2 तरीके की कॉस्ट फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप छोटे समय की बात कर रहे हो, शॉर्ट रन में आप बात कर रहे हो, तो शॉर्ट रन में आप 2 तरीके की कॉस्ट पढ़ते हो बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी टीवीसी, एफसी वीसी, फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले हम ध्यान से समझते हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं है, शॉर्ट रन की बात हो रही है, ध्यान रखना। आप जब इसको एक्सप्लेन करो तो मैं आपको देखो बताता हूं कैसे लिखना, बोलना इन शॉर्ट रन फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब आप ज्यादा माल बनाना चाहते हो, कम माल बनाना चाहते हो, जीरो माल बनाना चाहते हो, ये कॉस्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है। फिक्स्ड कॉस्ट, बिजनेस शुरू कर रहा हूं, लैपटॉप ले आया, ट्यूशन पढ़ाने सोचा ट्यूशन पढ़ाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, टीवी ले आया, सब चीज कर ली,
ट्यूशन पढ़ाऊंगा। मैंने कहा चलो 1 साल बाद शुरू करूंगा, पहले थोड़ा अपने आप को ट्रेनिंग कर लेता हूँ, डेवलप कर लेता हूँ, बढ़िया तरीका बना लेता हूँ। तो ये तो आज आ गया ना, तो लग गया पैसा, आउटपुट आज कुछ हो रहा है मेरा, पैसा कुछ कमा रहा हूँ, जीरो। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट तो एग्जिस्ट कर रही है ना बिजनेस में, तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी फिक्स्ड कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो। तो देखो टीएफसी ऐसी कॉस्ट है जो चेंज ही नहीं होती जब आप आउटपुट बढ़ाते हो। अब मान लो कल को मैं यहाँ पर अभी 5 बच्चों की जगह और खाली है, 5 और बैठ जाए, क्या ये कॉस्ट महंगी हो जाएगी? ये तो जितने का खरीदा उतने का ही रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ऐसी चीज की, चलो टेबल की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे बढ़ जाए, टेबल बढ़ानी पड़ेगी है कि नहीं? तो वेरिएबल कॉस्ट हो गई, क्योंकि उसमें आउटपुट आने से, इनपुट में नहीं, आउटपुट आने से आप कॉस्ट में चेंज ला रहे हो, है ना। मतलब आप, हाँ चलो कह लो कि आउटपुट ज्यादा लाना है तो आपको अब इनपुट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। आउटपुट ज्यादा लाना है, इनपुट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखो अगर आपका आउटपुट 0 है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो भैया सेम ही रहेगी, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट का फीचर क्या है? कांस्टेंट, जितने भी आउटपुट ले आओ, कांस्टेंट मतलब रुकी रहेगी, ठीक है ना। मस्ट बी पेड इवन इफ द फर्म प्रोड्यूसिंग नथिंग, ये देना पड़ेगा भले फर्म कुछ बना भी ना रही हो, और इससे इंक्रीज और डिक्रीज होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब शॉर्ट रन की बात है, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। बाकी ये फॉल्स कर जाती है पर यूनिट एज आउटपुट इंक्रीज बिकॉज इट स्प्रेड ओवर मोर यूनिट, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, इसको छोड़ दो अभी। एग्जाम्पल, बिल्डिंग का रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, इंश्योरेंस प्रीमियम, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, सारे खर्चे हैं इनपुट के। भाई किराया दो, किराया आप दो भाई, आप 10 जने रखो, 5 जने रखो। मान लो मैं आप ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा मेरा खुद का मकान नहीं, किराए पे पढ़ाऊंगा। तो जब मैं किराए पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं चाहे 10 बच्चे पढ़ाऊं चाहे 20 बच्चे पढ़ाऊं, किराया तो सेम ही दूंगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, सिंपल सी चीज है भाई, ब्याज है, उस पैसे को मैं कितना इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं, ब्याज तो मुझे देना ही। भले ही मैं वो सारा लोन लेकर आ जाऊं और खर्च कम करूं, तो कंपनी बोलेगी अरे तूने कम खर्च करा, चल कोई नहीं कम ब्याज दे दे। वो तो ये बोलेंगे भाई पूरा दे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? परमानेंट एम्प्लॉय जो आपके यहाँ काम कर रहा हो, भले आप उसको ज्यादा काम दो कम काम दो, सैलरी पूरी लेगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, भले आपका नुकसान हो ना हो, पे तो करना पड़ता ही है, समझ पा रहे हो। फिक्स्ड कॉस्ट एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, देख लेंगे। देखो 0 आउटपुट, 1 आउटपुट, 2 आउटपुट, टीएफसी 12 है, कोई दिक्कत? ग्राफ देखते हैं। अगर आप ग्राफ बनाओगे खुद ही सोच लो, नीचे आपको हमेशा आउटपुट रखनी, ध्यान रखना, और इधर आपको फिक्स्ड कॉस्ट जो आप पढ़ते जाओगे। तो आपको पता है 0 आउटपुट, 1 आउटपुट, 2 आउटपुट, सब पे क्या हो गई है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आउटपुट बोल दो या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, खत्म। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं। वेरिएबल कॉस्ट पे आते हैं। इन शॉर्ट रन इट इज दैट कॉस्ट विच चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इफ यू इंक्रीज द आउटपुट वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, बस खत्म, ये लिख देना। इफ आउटपुट इज 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करती है कितना माल बना रहे हो, ये डिपेंड नहीं करती कि आप कितना बनाओ नहीं बनाओ उससे कॉस्ट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये नहीं दे। ये कह रही है कि भैया 0 माल बनाओ 0 कॉस्ट, 1 माल बनाओ फिर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, जितना ज्यादा बनाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। तो इंक्रीज विद द व्हेन आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज व्हेन आउटपुट डिक्रीज, और 0 जब आउटपुट 0। तो ये भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन फॉलो करती है। एग्जांपल, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, भाई जितना माल बनाओगे उतना तो कच्चा माल लगेगा, जितना आउटपुट चाहते हो उतना तो कच्चा माल लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन प्रोडक्शन, भाई मैं जितने ज्यादा घंटे पढ़ाऊंगा उतनी ज्यादा बिजली यूज होगी, उतना ज्यादा बिजली का खर्चा, ठीक है ना। वेजेस, दिहाड़ी, टेम्पररी वर्कर, फॉर एग्जांपल मैं टेम्पररी वर्कर रख रहा हूँ, वो कब रखता हूँ? जब काम ज्यादा होता है, ठीक है ना। फ्यूल एंड पावर एक्सपेंस, फ्यूल का खर्चा, पावर खर्चा, ठीक है ना। पैकेजिंग कॉस्ट, जितना माल उतना ज्यादा, समझ रहे हो। शेप की बात करते हैं, इनवर्सली एस शेप, इनवर्सली एस शेप मतलब एस शेप तो यू होती है, इनवर्स क्या होगी? उल्टी, है ना। इसी का उल्टा कैसे बनाओगे? ऐसे ना, इस तरीके से। अब इस ग्राफ पे कैसे बनाओगे? ऐसे, ध्यान रखना बस। ये कभी भी कोई भी ग्राफ ऐसे बढ़े, याद है अपन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ते थे, ऐसे बढ़ता था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, है ना। तो ये वाला जो रेट होता था अपना वो इंक्रीजिंग रेट होता था, और ये वाला इंक्रीजिंग तो था बट डिक्रीजिंग रेट पे, है ना। डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट क्या, तो बात एक ही है। तो शुरुआत में तो इंक्रीज होगा स्लो रेट पे,
फिर कांस्टेंट हो जाता है एक टाइम पे। तो कैसे कांस्टेंट होता है, देखो एक टाइम पे ऐसे चला जाता है, कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया, देखो फिर इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे, ठीक है ना। तो देखो 0 आउटपुट 0, 1 आउटपुट 6, 2 आउटपुट 10। अब देखो ध्यान रखना बेटा, अब आप ये ना याद रखना। आप बोलो भैया क्यों याद रखना, नहीं याद रखो तो ये ध्यान रखना, शुरुआत में तेजी से आप लोग इसको मत बढ़ाना। कितना बड़ा है, 6 बड़ा, फिर कितना बड़ा, पहले से कम बड़ा, तेज बड़ा, कम बड़ा, फिर 10 से कितना हुआ 15। तो आप देखो पहले क्या हुआ, 6 बड़ा, फिर आप देख रहे हो 4 बड़ा, फिर आप देख रहे हो अरे वापस से 5 बढ़ गया, फिर आप देखो अरे भैया 9 बढ़ गया, फिर अरे भैया 11 बढ़ गया। तो भैया बाद में तेज से बढ़ता जा रहा है। समझ पा रहे हो चीजें। वेरिएबल कॉस्ट देखो इस तरीके, और ये यहाँ से शुरू होता है बेटा। अगर आप ध्यान से देखो, फिक्स कॉस्ट तो यहाँ से होता है नहीं, वो तो यहाँ से शुरू होता है, इससे चिपकता हुआ चलता है। और ये कैसे शुरू होता है, यहाँ से। अब आपको एक चीज समझनी है, अभी तक मैंने आपको समझा चुका था कि जो टोटल कॉस्ट है, उससे पहले जब अपन ने पढ़ा तो हमको पता है कि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन उसके अलावा टोटल कॉस्ट जो होती है ना, वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को भी जोड़ के बनती है। मान लो 0 आउटपुट है, 0 आउटपुट फिक्स कॉस्ट फॉर एग्जांपल 10 रुपया हर केस में, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, वेरिएबल क्या होगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट अभी क्या हो जाएगी 10। यानी कि पहले केस में जो फिक्स्ड कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है वो हमेशा सेम रहती। बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल में काम आएगी। जब 0 आउटपुट हो तो फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम होती है। फिर धीरे धीरे एक तरीके से आप देखो, वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है बढ़ जाएगी। जैसे मान लो अगली बार 6 बढ़ गई, तो आपको पता है टोटल कॉस्ट भी अब आपकी कितनी हो जाएगी, 16। तो वेरिएबल कॉस्ट से मैटर करता है एक तरीके से टोटल कॉस्ट, क्योंकि जितनी टोटल कॉस्ट बढ़ती, क्योंकि हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम रहे, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वो बढ़ेगी तो उससे क्या डिपेंड करेगा, टोटल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट एक तरीके कहीं ना कहीं उस पर डिपेंड कर रही है, फिक्स कॉस्ट पर नहीं कर रही, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा। अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ समझते हैं। फिक्स कॉस्ट बन गया ये रहा, हमें पता है ये हमारा कौन सा ग्राफ है, वेरिएबल कॉस्ट। पता है टोटल कॉस्ट यहां से शुरू होती है। आपको ये ग्राफ नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, अगर आप ये ग्राफ समझ पा रहे हो तो बताओ, मैं समझाता हूँ आपको। नहीं समझ पा रहे, देखो समझो, टोटल कॉस्ट 0 से तो शुरू हो नहीं सकती, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, क्योंकि 0 आउटपुट है। इस टाइम पे कितना आउटपुट है, 0 आउटपुट है। 0 आउटपुट पे क्या टोटल कॉस्ट 0 हो सकती है, किस वजह से नहीं हो सकती, टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट की वजह से हो सकती है। अब देखो इस चीज को क्या तुम थ्योरी में नहीं लिख सकते, इसको कोई पूछे रिलेशनशिप बताओ टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का, तो आप बोलना सबसे पहले टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ये 0 लेवल ऑफ, हाँ, एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट 0 बट वेरिएबल कॉस्ट इज 0, सो बिकॉज ऑफ दैट टोटल कॉस्ट ऑल्सो रिमेन्स, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू FC, है ना। एंड टोटल कॉस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द, क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजिंग, है ना। तो आगे जाके देखो ना, ग्राफ इसी पे तो चल रहा है कि भैया तू जैसे जैसे मुड़ रहा है मैं भी वैसे वैसे मुड़ रहा हूं, क्योंकि इनके बीच का मार्जिन सेम है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट का मार्जिन एक तरीके से। समझ रहे हो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ पा रही होगी, है। अच्छा अब सवाल है कि ये इनवर्सली एस शेप क्यों है, ये उल्टा एस शेप क्यों है, ठीक है ना, मैंने डाल दिया इसको। तो ये एस शेप है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि जब आप जितने ज्यादा इनपुट डालते जाओगे, आर एडेड टू फिक्स्ड इनपुट लाइक मशीनरी, प्रोडक्टिविटी चेंजेस इन 3 स्टेजेस। आपको याद है फेज 1, फेज 2, फेज 3 पढ़ते रहे, है ना। अब आपको पता है आपका फिक्स्ड इनपुट तो सेम है, फिक्स्ड फैक्टर तो सेम है, लेकिन आपको पता है वेरिएबल इनपुट आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हो आप। इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना वो TVC को राइज करती है एक स्पेशल पैटर्न के जरिए। आप देखते हो कि धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से बढ़ता है 3 स्टेजेस में। कैसे, सबसे पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट है हमें पता है वो इंक्रीज हो रही होती है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। क्यों बोलता है, शुरुआत में जब फर्म जो है ना वो धीरे धीरे ज्यादा वेरिएबल यूनिट को ऐड कर रही होती है तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात सही है। वर्कर जो है ना वो एक दूसरे के साथ बेटर कोऑपरेट करते हैं, फिक्स्ड मशीन जो होती है ना वो बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रही होती है और आउटपुट बढ़िया तरीके से बढ़ रहा होता है। लेकिन जब आउटपुट तेजी से बढ़ने लगता है तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब आउटपुट तेज बढ़ जाता है कॉस्ट धीरे बढ़ती है। शुरुआत में तो क्या है ना, बंदे सीख रहे हैं, आराम आराम से काम कर रहे हैं। अब जब आराम आराम से काम कर रहे हैं, मशीनों का भी बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल कॉस्ट हमारी, वेरिएबल कॉस्ट जो है ना हमारी, वो कहीं ना कहीं
वैसे बढ़ रही है, मार्जिन ज्यादा बढ़ रही है, सॉरी कम मार्जिन में बढ़ रही है, स्लो मार्जिन में बढ़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ तो रही है पर स्लो मार्जिन। इसका मतलब पता है क्या मतलब, समझो। जैसे मैं आपको मतलब समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फिक्स्ड कॉस्ट बना रहा हूँ, ध्यान समझना, देखो इस चीज को समझो। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपना फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, तो यहाँ अपना वेरिएबल कॉस्ट है, फिर अपना आएगा टोटल कॉस्ट, और अपना जीरो लेवल ऑफ आउटपुट है, यहाँ अपना आउटपुट रख देता हूँ, ठीक है। देखो जैसे 12 है और वेरिएबल कॉस्ट अपनी डैश हो जाएगी, टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी 12, उसको आउटपुट एक बढ़ाते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो भी 12 है, इसको जैसे मान लो 6 कर ली, 18, फिर 2, ये तो 12 ही रहेगी, ये 10 हो गई, 12 और 10 22। अब फर्क समझते हैं मेरे भाई। जो वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आया वो पहली बार में 6 का चेंज आया और दूसरी बार में 4 का, तो इंक्रीज तो हो रही है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है ना, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो हम ऐसा क्यों देख रहे हैं कि ये डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है? यार आप कुछ भी माल नहीं बना रहे थे, 12 रुपए की टोटल कॉस्ट आ रही थी, आपने माल बनाया एक, तो आपने जायज बात है ये 6 रुपए की कॉस्ट क्यों लगाई? क्योंकि आपने लेबर बुलाई, लेबर आओ काम करो। कितना माल बन गया? आपका एक माल बना और कितनी कॉस्ट आई? 18 रुपए। फिर आपने कहा लेबर आओ 2 माल बनाओ, लेबर आई, फिक्स कॉस्ट तो सेम है, लेबर आई 10 रुपए ली, एक ही लेबर ने बोल दिया होगा साहब 6 रुपए दे रहे हो, 4 रुपए और दे दो, 2 माल बना दूंगा, टोटल कॉस्ट आ गई। लेकिन जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जाओगे, यू नीड मोर लेबर्स, तो आपकी कॉस्ट बढ़ने लग जाएगी। मैनेजमेंट सिस्टम बढ़ रहा है, कम के टाइम पे तो आपका वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन कम रेट पे हो रहा है ना। हाँ, समझ पा रहे हो मैं क्या कह समझ पाए इस बात को? समझ रहे हो? अब देखो, तो मीत नहीं समझ पाया ये बात। टीवीसी इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, लेकिन अब अगले में वो कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज होगी, स्लो कांस्टेंट रेट पे। कुछ टाइम बाद जो एफिशिएंसी है ना वो स्टेबल होने लगी, लोग एफिशिएंट हो गए पर स्टेबल हो गए। एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना वो सेम अमाउंट ऑफ आउटपुट बढ़ा रहा है, मतलब जैसे जैसे आप एक एक वेरिएबल जो बढ़ाया ना आपने, वो सेम आउटपुट बढ़ा रहा है, तो कॉस्ट अब आपकी ना प्रोपोर्शनली बढ़ रही है, मतलब जितना आपने कॉस्ट बढ़ाया उतना ही, मतलब ज्यादा कोई खास इंक्रीजिंग नहीं हो रहा। हाँ, तीसरा आपका आ जाता है स्टेज जहां पर आप इंक्रीज करते हो इंक्रीजिंग रेट पे, जब आप बहुत ज्यादा इनपुट लगा देते हो फिक्स्ड आउटपुट के साथ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ना गिरने लग जाती है, क्योंकि आपने बहुत इनपुट तो आपका फिक्स है, लेकिन आप जो है अपनी वेरिएबल इनपुट जो है ना वो तो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। अब आप पता हो क्या रहा है, आपका माल तो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा लेकिन लेबर ज्यादा भरी पड़ी है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होने लगी? बढ़ने लगी। आपके पास लेबर बहुत सारी है, लेबर भरी पड़ी है, लेकिन आपके पास मशीनें कम है, तो आपकी खुद सोचो ना आपकी वेरिएबल कॉस्ट आने लग जाएगी। लेबर बोलेगी भाई हमें तो नहीं पता, हमें तो दिहाड़ी पे रखा था आपने, आप कितना भी कराओ हम तो पैसा लेंगे। तो उस केस में हमारी, अब आप तो क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो इंक्रीज होना मतलब अच्छी बात है, अरे भाई बेकार है ना। बेकार क्यों है भाई? आप एक तरीके से लागत ज्यादा आ रही है आपकी, है ना, तो वो एक चीज है। कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं कि इंक्रीज हो तो अच्छी बात है, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट के नजर से थोड़ा अपोजिट तरीके से देखो, ठीक है बेटा। बाकी कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको शेप याद होनी चाहिए। व्हाट इज द शेप ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, व्हाट इज द शेप ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इनवर्सली एस शेप, ये याद होने चाहिए। और क्यों जीरो लेवल ऑफ इनपुट पे क्या क्या सीन रहता है। फिर बेटा टोटल कॉस्ट आ जाता है, टोटल कॉस्ट नहीं है, दोनों को जोड़ दो, है ना। क्या जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या हो जाती है? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर, क्योंकि टीवीसी जीरो होती है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कहते हैं जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ाते जाओगे, मतलब आप प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहोगे, तो आपको पता है आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि टीवीसी बढ़ेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। टोटल कॉस्ट आपका जब भी आप देखते हो कर्व, अच्छा बताओ ये कौन सा कर्व था? अबे फिक्स कॉस्ट कर्व है ये, हाँ सही है, हॉरिजॉन्टल है। ये कौन सा था? अरे नहीं भाई, वेरिएबल कॉस्ट कर्व। जब वो फिक्स्ड कॉस्ट है तो ये वेरिएबल कॉस्ट की बात करो ना। ये कौन सा कर्व है? टोटल कॉस्ट। आप देखो क्या टोटल कॉस्ट आपका जीरो, ये आपका जो ये ग्राफ है यहाँ से शुरू हो रहा है नहीं, तो इसलिए बोला कि जो टीसी है ना ये आपके टीवीसी से, ये जो टीवीसी है ना ये टीवीसी हमेशा इसके ऊपर रहेगा। देखो इसके ऊपर है कि नहीं है, और कॉन्स्टेंटली ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं कि
इनके बीच में जो गैप है, जैसे मान लो ये तो ऐसे जा रहा है और फिर कल को ये यहाँ चला गया, मतलब गैप बढ़ गया, नहीं बराबर गैप चलता रहेगा। वो बराबर गैप किसकी वजह से रहेगा? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। आप खुद सोचो ना, देखो ये देखो, ये बताओ बेटा, आप देखो 3 पे चलो बढ़ाता हूँ, 10 के बाद 15 हो गया था, ये तो 12 ही है, 12 15 27। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को देखो बस, कितना है 6, तो ये कितना है 18, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 4 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा 5, इसमें कितना बढ़ा। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे ही जाया जा रहा है, इनका जो गैप है वो सेम है। वो किस वजह से है? क्योंकि अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ने घटने लग गई तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। समझ पा रहे हो बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं। चले आगे। शेप कैसी रहती है? तो शेप इसकी भी एस पैटर्न ही है ना। बाकी इनके बीच में डिफरेंस पढ़ लेना बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। चेंज इन जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो ये चेंज नहीं होता, ये लेकिन ये चेंज होता है। बाकी जीरो इनपुट पे ये पॉजिटिव रहता है, लेकिन ये जीरो रहता है। नेचर क्या है? ये तो भैया पे करना ही पड़ेगा, ये तो आपकी मर्जी, जितना ज्यादा काम उतना पे कर दो। कर्व हॉरिजॉन्टल रहता है और इनवर्सली एस शेप रहता है, बस कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। बाकी देखो ग्राफ है इसका, मतलब समझ रहे हो मेरे भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। समझ आ रहा है ना? इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, जब आपका लो आउटपुट लेवल था, यानी कि आप ज्यादा माल नहीं बना रहे थे जब, तो फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा थी पर यूनिट। मतलब इधर देखो, 1 रुपए पे 12 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 2 माल बना रहे हो तो 2 माल बन रहे हैं 12 रुपए में, यानी कि 1 माल कितने रुपए में बन जा रहा है? 6 रुपए में। यानी कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, जो 1 माल पे फिक्स कॉस्ट है, वो कम होती जा रही है एक टाइम बाद। और यहां से जाके एक बहुत प्यारा कंसेप्ट आगे शुरू हुआ, ध्यान रखना इसी चीज से, दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज कॉस्ट कर्व, है ना। तो वो समझ पा रहे होगा आप कैसे चल रहा है। अब देखो अगला फिर 3, कितना एक माल पे कितना फिक्स कॉस्ट आ रहा है? 4। फिर अगले पे 1 पे 3, फिर 6 वाले पे कितना आ रहा होगा? 2 रुपए। यानी कि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे क्या होती जाती है? कम होती। क्या हो सकता है आगे जाके जीरो हो जाए? नेगेटिव हो सकती है। चलो देखते हैं, आगे देखेंगे। लेकिन एक अच्छा सवाल नहीं खड़ा हुआ, क्या होगा? जीरो भी हो सकती है क्या? कह रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ती है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत शार्पली फॉल कर रही है। आप खुद सोचो ना, 12 के बाद, यहाँ 12 है, 12 के बाद तुरंत क्या हो गई? 6, फिर तुरंत क्या हो गई? 4, फिर तुरंत हो गई 3, फिर 2 भी हो गई, तो बहुत शार्पली डिक्रीज हो रही है। और वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करता है कितना इनपुट बना रहे हो उस पर। बाकी टोटल कॉस्ट मेनली टीवीसी की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि टीएफसी तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना। हाँ चलें बेटा, अब हम इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे रिलेशनशिप भाई हैं, आपको थ्योरीज पता होनी चाहिए। अब मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई आपसे टोटल कॉस्ट पूछेगा, आपको डेफिनेशन बतानी है। बोले टोटल कॉस्ट क्या है, तो बोलना टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट इज आल्सो द एग्रीगेशन ऑफ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड टोटल। फिर उसमें आप फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दो थोड़ा, उसमें आप वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन कर दो, फिर डायग्राम बना दो, शेड्यूल बना दो, 1.5 पेज पूरा भर जाएगा। समझ रहे हो? अब इनके बीच में रिलेशन बताना है, तो तीनों के बीच में रिलेशन में बता तो चुका हूं आपको, वही चीजें लिखनी है। क्या है देखो, टीएफसी पहले बोलना है कि टोटल कॉस्ट जो है ना, इट इज द एग्रीगेशन, एग्रीगेशन मतलब जोड़। टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। दीज आर द, फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट एक्सप्लेन करना है बढ़िया से चार्ट वार्ट बना के, है ना। तो आप बोलना रिलेशनशिप को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। और रिलेशनशिप क्या क्या है, देखो देखो, जब जीरो आउटपुट है, जब कुछ नहीं बना रहे, तो क्या रिलेशन है? तो उस टाइम पर जब आउटपुट जीरो है तो टीवीसी जीरो है और टीएफसी पॉजिटिव है, इसी वजह से टीएफसी और टीसी दोनों बराबर है। तो पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। ये थ्योरी जब आएगी लिख लेना, क्या नहीं लिख सकते? क्या आपको ऑब्जर्वेशन नहीं है? इसलिए मैं आपको क्या बोलता चल रहा हूं, इसमें आपको ज्यादा ना याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीजें याद कर लो तो बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी टोटल कॉस्ट जब भी शुरू होता है तो वो ओरिजिन से, तो ऊपर से ही शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। दूसरा, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टीसी एंड टीवीसी, मतलब दोनों के बीच में जो दूरी है टीसी और टीवीसी के बीच में, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है टीएफसी की वजह से। जैसे अगर हम ध्यान से देखें, ये देखो, ये और ये अपना टीसी और टीवीसी, दोनों के बीच में वर्टिकल दूरी है, वर्टिकल डिस्टेंस बना हुआ है दोनों के बीच में। तो अब ये किस वजह से बना हुआ है? बिकॉज ऑफ टीएफसी, बिकॉज टीएफसी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इसीलिए टीसी और टीवीसी जो है ना, वो हमेशा एक दूसरे पे कांस्टेंट इक्वल दूरी बना के रखते हैं, बिकॉज ऑफ
टीएफसी, और वो जो दूरी होती है ना वो टीएफसी की वजह से ही बनी रहती है, टीएफसी की वजह से ही दूरी बन पाती है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा टीवीसी बढ़ेगा और टीसी भी बढ़ेगा, लेकिन सेम अमाउंट बढ़ेंगे दोनों, और मैं आपको दिखाया, देखो वो 4 उधर बढ़ा तो वो भी 4 उधर बढ़ा, वो 5 बढ़ा तो उधर वो 5। तीसरा पॉइंट क्या है, तो देखो एक तरीके से आप लिख सकते हो कि टोटल कॉस्ट में से अगर हम टीवीसी माइनस करेंगे तो टीएफसी निकलेगा। बाकी शेप जो होती है टोटल कर्व की वो डिपेंड करती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे, मतलब टोटल कॉस्ट जायज तो बात है, फिक्स कॉस्ट तो क्या है, कांस्टेंट। तो जितना वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा उतना ही हमारा टोटल कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। देखो टीएफसी तो चेंज नहीं होने वाला, वो कह रहा भैया कर लो जो आपको करना है, तो इसीलिए जो शेप है टोटल कॉस्ट की वो एग्जैक्टली शेप है टीवीसी कर्व की, है ना। बस फर्क इतना है कि वो यहां से शुरू हो रही है और वो यहां से वो इसलिए शुरू हो रही है बिकॉज ऑफ टीएफसी, लेकिन जारी वैसी है जैसे आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जा रही है। इनवर्सली शेप है, शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, फिर इंक्रीजिंग रेट है। मेरे भाई कोई दिक्कत है, जब आउटपुट बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे टीवीसी तो बढ़ता ही हमें पता है, क्योंकि हम धीरे धीरे वेरिएबल इनपुट बढ़ा रहे हैं, लेकिन टोटल कॉस्ट जो होती है ना वो इंक्रीज करती है विद द सेम अमाउंट बिकॉज टीएफसी कांस्टेंट। तो क्या कह रहा है कि टोटल कॉस्ट भी उसी सेम अमाउंट पे बढ़ती है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है ना, बस खत्म, तो कोई दिक्कत तो नहीं, चले आगे। बाकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है 50 से 70 व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस, देन टीवीसी इंक्रीज फ्रॉम 150 रुपए, तो चलो बातें लिखी हुई, कोई दिक्कत नहीं। जब आउटपुट चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आउटपुट चेंज नहीं होगा तो टीवीसी कांस्टेंट हो जाएगा, टीसी भी कांस्टेंट हो जाएगा, और टीएफसी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कोई कर्व में बदलाव नहीं आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक 50 लेवल के आउटपुट पे पहुंच गया, अब मैं अगला भी 50 ही रख रहा हूं, तो मेरी हर सेम चीजें कांस्टेंट ही रहेगी, सेम ग्राफ बनने लग जाएगा। अच्छा अगर आउटपुट में गिराने लग गया कल को, तो मुझे पता है टीवीसी गिरने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल भाई मैं आउटपुट गिरा रहा हूं, मतलब अब मैं लेबर नहीं लगा रहा ज्यादा, और जब मैं लेवल नहीं लगाऊंगा ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट गिरने लग जाएगी, लेकिन क्या फिक्स कॉस्ट गिरेगी? अच्छा गिरेगे भी सेम रेट से, है ना। तो टीसी भी डिक्रीज होगा सेम अमाउंट, और टीएफसी तो भैया कह रहा है कि कर लो कुछ भी, हमको नहीं फर्क पड़ा, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, डिफरेंस पढ़ लेना, मतलब समरी है इस पूरे की। तो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने आए तो ये 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन कर देना मेरे भाइयों। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। अब हम लोग 3 टाइप के कॉस्ट पढ़ चुके हैं, टोटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। देखो बड़ा सिंपल है, अभी आपने पढ़ा फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। देखो हर क्या कहते हैं, अपना जो एवरेज कॉस्ट है वो समझने के लिए हम ये समझेंगे कि हमारे 3 टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। कुछ नहीं करना आपको, बस एक तरीके से ये सारी ना पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, पर यूनिट कॉस्ट कहलाती है। एवरेज कॉस्ट मतलब पर यूनिट कॉस्ट। आपको पता है आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, तो एक यूनिट के हिसाब से वो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वो आपको पता है कम होती जाएंगी। उसी को हम पर यूनिट कॉस्ट को ही हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट का भी एग्जांपल समझाया था, मैंने वहां क्या लिखा, मैंने वहां आपको ये बोला कि भाई जैसे मान लो फिक्स्ड कॉस्ट अपनी 12 रुपए है, 12 12 12 12, 0 1 2 3 4 5 6 पे भी 12। मुझे पता है कि पहले पे तो जो पर यूनिट कॉस्ट है, मतलब मैं कहूंगा कि भाई कुछ माल बन ही नहीं रहा, पहले पे तो कुछ माल बन ही नहीं रहा, तो कुछ माल है नहीं तो बात ही नहीं कर रहा। मैं कहूँ माल एक बन रहा है और उसके हिसाब से एक के हिसाब से फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 12। तो पर यूनिट एक माल पे कितने की लागत आई फिक्स कॉस्ट की, लेकिन जब मैं दो माल बना रहा हूँ तो भी 12 रुपए लग रहे हैं। इसका मतलब एक माल बनाने में मुझे सिर्फ 6 रुपए खर्चा हो रहा है, तो मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 6 रुपए लग रही है। फिर मैं कहूंगा भाई अब मैं 3 माल बना रहा हूँ 12 रुपए में, यानी कि एक माल मेरा बनके तैयार हो रहा है 4 रुपए। अगले में मैं कहूंगा एक माल बनके तैयार हो रहा है 3 रुपए में, अगले में चलो पॉइंट में आ जाएगा, उसके अगले में एक टाइम पे 2 रुपए में आ जाएगा, या शायद 2.4 हो जाएगा। तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि ये ना जो मैंने बनाया एक तरीके से मेरी ये पर यूनिट कॉस्ट है ना, कि एक यूनिट पे कितना माल बन रहा है, एक यूनिट पे 2 रुपए बन रहा है, टोटल 6 बना रहा हूं और 12 रुपए का फिक्स कॉस्ट है, तो एक यूनिट पे 2 रुपए लग रहा है, यानी कि मेरी ये एक तरीके से पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है ये, कि भैया एक प्रोडक्ट पे एक आउटपुट में मैं कितना फिक्स्ड इनपुट लगा रहा हूं। तो पहले वाले पे तो पूरा 12 का फिक्स्ड इनपुट लगा, लेकिन जब मैं माल बनाते गया बढ़ाते गया तो मेरा वो आउटपुट डिवाइड होता गया, बढ़ता गया ज्यादा से ज्यादा फिक्स्ड में, ये जो है ना मेरा डिवाइड होता गया ज्यादा से ज्यादा,
और ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये जो डिवीजन पढ़ रहे हो, एक यूनिट पे, एक माल पे कितना बढ़ता जा रहा है, इसी को हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कोई। ऐसे ही आपका मतलब करना क्या है, इसको निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। अगर आपको एएफसी निकालना है तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है उसको अपने आउटपुट से डिवाइड कर दो, कितने आउटपुट है। ऐसे अगर आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी तो जितना वेरिएबल कॉस्ट आ रही है उसको आप आउटपुट से डिवाइड कर दो। ऐसे आपको एवरेज टोटल कॉस्ट या तो एटीसी लिखा हो सकता है बेटा, या सिर्फ एवरेज कॉस्ट लिखा हुआ हो सकता है। इसका मतलब एक ही है, कल को एवरेज कॉस्ट लिखा हुआ आ जाए तो मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट की बात हो रही है, जिसको आप ये कहोगे कि टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो कितने आउटपुट है। बस सब में यही चलेगा, ये तीनों चीजें यही चलेगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा वो मैं समझाता चलूंगा। 3 टाइप की कॉस्ट, ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, एक आउटपुट पे कितना कॉस्ट लग रहा है वो मेरी होती है। एक एक करके समझते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, ये इसका बस इतना मीनिंग है, बस आपको ये लिखना है। चाहो तो इसके बाद यूं लिख देना, व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट इट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट, खत्म। और क्या लिखोगे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला टीएफसी डिवाइड बाय कितना आउटपुट है। अच्छा, एएफसी होता कैसा है, कहता है एएफसी हमेशा डिक्रीज होता जा रहा है। भाई ये तो देख रहे हो, एएफसी हमेशा गिरता तो जा रहा है और बड़े खतरनाक तरीके से गिर रहा है ना। बोलता है ये कभी भी जीरो नहीं होगा। सवाल था ना कि जीरो हो जाएगा क्या, नहीं। इसकी शेप को कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रख लेना, लिख लेना इसकी शेप को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। इस तरीके से, ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि इसको टच करने के लिए तो पता सिंपल सा सीन है, इसको टच करने के लिए एफसी जीरो हो जानी चाहिए, बड़ी सिंपल सी बात है। और एफसी कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका एएफसी जो है ना, एएफसी वो जीरो आएगा तभी तो ये टच करेगी इसको। तो आपका फिक्स कॉस्ट कभी जीरो हो सकता है, वो 0.00001 हो जाए, 0.002 हो जाए, 0.0230 हो जाए, पैसों में आ जाए आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, लेकिन कभी भी आपका पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए क्या जीरो होना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉस्ट को जीरो होना पड़ेगा। और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, एक्स एक्सिस की तरफ भागता जा रहा है, देखो इस तरफ भागता जाता है। इसको ना, इसकी शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मैथ्स में तो पढ़ ही लिया होगा हाइपरबोला, कि नहीं पढ़ा अभी तक, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, ठीक। क्या मैथ जाता ही नहीं अच्छा देखो, रीजन क्या है कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, इसीलिए जब आपका आउटपुट बढ़ता है तो सेम फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा यूनिट में बढ़ जाती है, इसीलिए वो गिरने लग जाती है। तो पहले 12 रुपए एक यूनिट पे था, अब वो 12 रुपए 2 पे, अब वो 12 रुपए 3, तो आपका जो फिक्स कॉस्ट है वो सब में बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए गिरने लग जाती है। समझ रहे हो मेरे भाई। बाकी इसका कर्व का एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो देख सकते हो। एएफसी जो है ना वो हमेशा फॉल होता है जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, ठीक है ना, बस इतना ही है। मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूंगा, एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्योंकि उसके जीरो होने के लिए टीएफसी हमेशा पॉजिटिव है, टीएफसी अगर जीरो नहीं होगा, समझ रहे हो। हाँ, बाकी शेप क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, आप बस इतना लिख देना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एएफसी फॉल क्यों होता है, क्योंकि स्प्रेडिंग इफेक्ट होता है। स्प्रेडिंग मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो तो जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो बढ़ रहा है ज्यादा से ज्यादा चीजें। कोई दिक्कत मेरे भाई, समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉस्ट पे चलें, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट खत्म, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। यानी कि इसमें कुछ नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट बढ़ता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट को बांटते जाएंगे, ठीक है ना। टीवीसी डिवाइड बाय आउटपुट, और ये यू शेप्ड होता है, देखो कैसा यू शेप जा रहा है, ठीक है। उसका शेप डाला नहीं क्या मैंने ऊपर, ओहो डालना भूल गया इसका, कोई बात नहीं, बुक से देख लेना अपनी, ठीक है ना। बाकी वो इस तरीके से जाता था, ऐसे ऐसे, और इसी में बनाओगे ना एवीसी, तो एवीसी आपका ऐसे जाएगा, ऐसे। मतलब ये एक टाइम पे देखो गिर रहा है फिर बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, आउटपुट आपका 0 1 2। अच्छा, ये गिरने के बाद बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको याद हो शुरुआत में क्या होता था, हाँ नहीं ये तो चीज है ही, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट का 3 रिलेशन रहते थे। शुरुआत में बढ़ता था, शुरुआत में बढ़ता था, पर डिक्रीजिंग रेट पे, तो इसीलिए देखो ये गिर रहा है। फिर एक टाइम बाद कांस्टेंट होता तो ये भी कांस्टेंट होएगा, देखो 5 5 5 5, लेकिन फिर एक टाइम बाद वो इंक्रीज होता था कांस्टेंट रेट पे, तो इसलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होने लग रही है। ये उसका एक रीजन कह सकते हो आप। बाकी इस तरीके से ग्राफ है, ठीक है ना, यू शेप, ठीक है ना। तो इसके रीजन है, इससे बहुत अच्छा सवाल आता है कि जो अभी आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ रहे हो ना, फिर आप पढ़ोगे एवरेज टोटल कॉस्ट, उसे एवरेज टोटल कॉस्ट ना कह के क्या कहा जाएगा, एवरेज कॉस्ट।
तो वो भी यू शेप ही होती है। तो इनके रीजन आ सकते हैं कि ये यू शेप क्यों है बताओ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। 3 स्टेज को एक्सप्लेन कर देना, बोलना एवीसी शुरुआत में बिगिनिंग में फॉल करता है। क्यों? शुरुआत में जब आप ज्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट लगा रहे होते हो फिक्स्ड इनपुट से, तो वर्कर ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, बेटर डिवीजन लेबर आता है, फिक्स्ड रिसोर्स बढ़िया इफेक्टिवली यूज होता है। यानी कि ऊपर जो मैं चीज लिख के एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे वही तो चल रहा है, 3 स्टेज, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की तो है। फिर धीरे धीरे एक टाइम क्या होता है, सिंस आउटपुट तेजी से बढ़ने लग जाता है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, इसीलिए एवीसी जो है ना, अब सेकंड स्टेज में एवीसी मिनिमम हो जाता है फ्लैट पोर्शन में, मतलब स्टार्टिंग में तो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं हमारा काम बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है, बढ़िया आउटपुट का इस्तेमाल हो रहा है, मशीन का बढ़िया इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम बाद वो जब हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी जो होता था वो कांस्टेंट आने लग जाता था एक टाइम बाद, तो वैसे उसी टाइम पे फ्लैट हो जाता है हमारा एवीसी। तो एक कुछ टाइम बाद हमारी एफिशिएंसी ना रुक जाती है, मतलब अब हम ना बहुत ज्यादा बढ़िया इस्तेमाल काम नहीं कर पा रहे। तो उस केस में हम लोग जैसे जैसे यूनिट बढ़ा रहे हैं ना, तो हमारा आउटपुट सेम बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा खास नहीं बढ़ रहा। तो इस वजह से एवीसी पे प्रभाव क्या, अब हम मिनिमम पॉइंट पे पहुंच गए। फिर तीसरे पॉइंट पे हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट पे जब हम मिनिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं उसके बाद हम फिर इंक्रीज करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिक्रीज करा, कांस्टेंट हुआ, फिर लास्ट में इंक्रीज करने लग जाता है ऐसे ये वाला पोर्शन। तो ये वाला इंक्रीज इसलिए करता है क्योंकि अब ओवर क्राउडिंग हो गई, एक मशीन पे भर भर के सब लगे पड़े हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड इनपुट आपका इनसफिशिएंट हो गया। क्यों? क्योंकि वो काम ही नहीं कर पाएगा, ज्यादा मशीन लेबर भरी पड़ी है। वर्कर जो है वो एक दूसरे से इंटरफेयर करने लग जाएंगे, बातचीत करने लग जाएंगे, और आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है यानी कि जो लेबर है वो आपकी ज्यादा कुछ खास प्रोडक्टिव कर नहीं पाएगी। तो बस ये 3 केस है, इसको एक्सप्लेन कर देना, बस समझ रहे हो ठीक है ना, ये 3 केस, ठीक है। बाकी तीसरा आता है बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व, देखो ये भी लगभग सेम है जैसा आपका है, ठीक है, इस तरीके से यू शेप, ठीक है। तो ये क्या होता है, एवरेज कॉस्ट को आप एएफसी और एवीसी भी कह सकते हो। हाँ। क्योंकि जैसे आपकी टोटल कॉस्ट थी, आप चाहो तो चेक कर लेना, जैसे आपकी एएफसी और जैसे आपकी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट थी, वैसे ये एएफसी और एवीसी है, समझ रहे हो मेरे भाई। यानी कि ये सम है फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, इन दोनों का, समझ रहे हो। कि इसका ग्राफ देखो किस तरीके से, 0 है, 1 है, तो एएफसी पहले तो कुछ नहीं रहेगा, डैश रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा, ये भी 0 रहेगा। फिर धीरे धीरे तो 12, 6, 4 ये सब हो रहा है, और ये 6, 5, 4, 5, 6, 7 ऐसे हो रहा है। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का सम ही होता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है ना। बाकी इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जनरली क्या है, ये क्यों यू शेप है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट से बना है, एक एएफसी से बना है और एवीसी से बना है। तो ये जो है ना, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है इन दोनों के ऊपर। तो देखो हमें पता है एसी जो है ना वो लगातार शुरुआत में गिरता रहता है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाओगे तो जायज बात है धीरे धीरे गिरने लगेगा, बड़ी तेज गिरने लगेगा। लेकिन आप एवीसी और हाँ, और शुरुआत में एवीसी भी फॉल करता है, इसीलिए ये भी फॉल कर रहा है, ठीक है ना। प्रोडक्टिविटी जो है ना वेरिएबल इनपुट की, वो शुरुआत में बढ़ रही है, जो कॉस्ट पर यूनिट है वो धीरे धीरे कम होने लग रही है। सेकेंड स्टेज में एसी जो है ना वो स्लोली फॉल करता है क्योंकि आउटपुट आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो एएफसी धीरे धीरे फॉल तो कर रहा है लेकिन स्लो रेट पे कर रहा है, और एवीसी जो है ना वो फॉल कर रहा है लेकिन इतना नहीं जितना पहले कर रहा था। तो एएफसी तो अब पहले एकदम से ज्यादा 12, 12 से 6 हुआ, 6 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद फिर 3, फिर 2.5, फिर 2, पहले बड़ी तेज गिरा लेकिन फिर धीरे धीरे गिरने लगा। एवीसी भी क्या होता था, पहले तेज गिरता था फिर कांस्टेंट हो जाता था। तो इसीलिए जब एसी पे हम आते हैं तो वो भी आउटपुट जब बढ़ता जाता है सेकंड स्टेज में, तो वो भी धीरे धीरे गिरने लग जाता है, कांस्टेंट लेवल पे फॉल करने लग जाता है, ठीक है ना। बाकी अभी भी एसी जो है ना वो अभी भी फॉल कर रहा है लेकिन वो अभी फ्लैटर दिखाई दे रहा है, वो फॉल तो कर रहा है लेकिन फ्लैटर दिखाई दे रहा है। बाकी अपने मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, सबसे नीचे पॉइंट पे आता है, फिर इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि उस टाइम पर एवीसी इंक्रीज होने लग जाता है ना, डिमिनिशिंग रेट पे, स्लो रेट पे या तेज रेट पे, ठीक है ना। और एएफसी तो अभी भी गिर रहा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं गिर रहा, बहुत कम गिर रहा है, तो इसीलिए ये राइज करने लग जाता है उसके बाद, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये अगली क्लास में पढ़ लेंगे, इतना दैट इज इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस अबाउट एसी, एवीसी एंड एएफसी, हम इन तीनों से क्या समझते हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जर्वेशन हमें समझाएगी। तो देखो हमें पता है कि अगर मैं इन तीनों कर्व को एक साथ बनाऊं तो एएफसी ऐसे गिर रहा होता है, ठीक है ना। बाकी एवीसी इस तरीके से होगा और एसी इसी के ऊपर आगे पीछे बनेगा, जो भी हम देखेंगे हमारे को बुक में बना रखा होगा।
तो कहता है एएफसी हमेशा फॉल कर रहा होता है, एएफसी डिक्रीज होता है कंटिन्यूअसली जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाते जाते हो। क्योंकि क्यों गिरता था, जैसे हम एक एक यूनिट बढ़ाते जाते थे तो वो फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना, वो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कम होती जाती थी। एक माल बना रहे हो 12 रुपए की फिक्स कॉस्ट आ रही, 2 माल पे एक प्रोडक्ट पे 6 की हो जाती थी, फिर 3 प्रोडक्ट पे वो एक प्रोडक्ट की 4 हो जाती थी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहती थी तो पर यूनिट जो होती थी वो कम हो जाती थी। लेकिन हाँ, इट नेवर बिकम जीरो, ये कभी जीरो नहीं होगी, ठीक है ना, बस क्लोज आ जाएगी जीरो के। तो जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एएफसी का फॉर्मूला क्या है, मेरे कॉस्ट अपॉन में आउटपुट, और फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो हो नहीं सकता, तो आउटपुट कैसे ही हो सकता है, समझ रहे हो। तो टीएफसी कांस्टेंट रहता है और एएफसी इसलिए फॉल करता है क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है ना पर यूनिट की, वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। बाकी एवीसी यू शेप होता है, कहता है एवीसी शुरुआत में तो गिर रहा होता है क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन एक मिनिमम पॉइंट के बाद एवीसी राइज करने लग जाता था डिमिनिशिंग रिटर्न्स के लिए, इसीलिए इसका एवीसी का यू शेप रहता है। और एवीसी यू शेप जनरली क्यों होता था, इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो शुरुआत में आप इसकी कॉस्ट गिरा रहे हो, यानी कि पर यूनिट जो कॉस्ट है ना वो कम आ रही है, एक एक माल पे जो कॉस्ट है वो कम आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में एक एक माल पे कॉस्ट ज्यादा क्यों आ रही है, लॉजिक समझो ना यार। जैसे मान लो मैंने नई नई कंपनी शुरू करी, अब मैंने मान लो फिक्स्ड कॉस्ट लगा ली, देखो इसको मतलब समझो, मान लो मैंने भाई अपनी फिक्स कॉस्ट लगा दी 12 रुपए, हर बार सेम है, लेकिन मुझे पता है मेरी वेरिएबल कॉस्ट वैसे बढ़ती जाएगी जब जब मैं अपना आउटपुट बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। तो जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी ना, तो इसका मतलब समझो भाई, शुरुआत में तो आप वेरिएबल कॉस्ट देख रहे हो, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका शुरुआत में से गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शुरुआत में आप जैसे ही एक एक मशीन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो फिक्स कॉस्ट है उसके लिए जो आप एक तरीके से समझ लो, जो लेबर है आपकी वो बढ़िया काम कर रही है, वो बैठी बोलिए भाई साहब बड़ा मजा आ रहा है काम करने में, बढ़िया तरीके से काम हो पा रहा है, क्यों, क्योंकि मशीन है, पूरा हक हमारा है, हम काम कर रहे हैं, बढ़िया प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। लेकिन आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपने वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई, लेबर ज्यादा लाए, लेकिन फिक्स कॉस्ट क्या बढ़ा रहे हो क्या आप, नहीं, तो उतनी ही फिक्स कॉस्ट पे आपकी ज्यादा लेबर काम कर रही है एक टाइम बाद। तो धीरे धीरे आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, वो इसलिए क्योंकि आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, ज्यादा माल बनाना चाहते हो, आप ज्यादा माल बनाना चाहते हो तो आप वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा रहे हो। लेकिन जब आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ाना चाह रहे हो तो उस केस में हो क्या रहा है, एक टाइम बाद ये धीरे धीरे गिर रही है, लेकिन एक टाइम बाद ये रुक जाती है, स्टेबल वाली स्टेज में आ जाते हो आप, स्टेबल वाली स्टेज में जहां पर आप बढ़िया लुफ्त उठा रहे हो, जहां पर आप एक ऐसी स्टेज में पहुंचे हो जहां पर देखो स्टार्टिंग में भी एक प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके पास 12 रुपए की फिक्स कॉस्ट है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में बहुत कम होती है, इसका मतलब होता है आपने लेबर बहुत ही कम लगा रखी है और माल भी बहुत कम बन रहा है। तो आप चाहोगे कि यार मेरी फिक्स कॉस्ट अभी वैसे इस्तेमाल नहीं हो रही जितनी मैं लेबर लगा सकता हूं, और लेबर लगाता हूं और माल बनाता हूं, तो आप धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हो, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे। अब बढ़ने लग जाती है धीरे धीरे तो वो इतना जल्दी नहीं बढ़ती एकदम से, एक टाइम बाद वो कांस्टेंट होने लग जाती है। जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती थी शुरुआत में डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती थी, कांस्टेंट होने लग जाती थी, लेकिन एक टाइम बाद बहुत इंक्रीजिंग स्टेज पे बढ़ने लग जाती है, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। दूसरी स्टेज कहीं ना कहीं सही रहती है और तीसरी फर्स्ट स्टेज भी नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज आपको हमेशा उकसाएगी कि यार अभी ना मेरे पास इतनी लेबर नहीं है, क्यों ना मैं लेबर बढ़ाऊं और क्यों ना मैं अपनी फिक्स कॉस्ट का बेस्ट इस्तेमाल उठा सकूं, क्योंकि पर यूनिट फिक्स कॉस्ट भी ज्यादा नहीं आ रही है अभी, वो ज्यादा आ रही है अभी, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम आनी चाहिए। तो आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, लेबर बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन जब आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो तो आप बीच वाली स्टेज में पहुंच जाते हो जहां आप चाहते हो कि यार अब इतनी स्टेज ठीक है, कितनी स्टेज ठीक है, इस वाली स्टेज में। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो ये वाली स्टेज पे आप चाहते हो इस स्टेज पे रुक जाऊं, क्यों, क्योंकि इसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है, इसके बाद आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा और उसके बाद आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ तो रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे, मतलब थर्ड स्टेज में आपकी जो मशीन है ना, जो फिक्स कॉस्ट है, अब उसको निचोड़ रहे हो आप, लपेट रहे हो, उसकी बेकदरी हो रही है, इतनी लेबर भर ली आपने कि मशीनों का इस्तेमाल वेस्टेज जा रहा है, मशीनों का इस्तेमाल हो ही नहीं पा रहा, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा डाली आपने, आप माल ज्यादा बनाने के चक्कर में भर भर के लेबर लिया है और आपकी आधी लेबर खाली बैठी है। तो क्या प्रोडक्टिव हो पाएगा, मतलब देखो प्रोडक्टिव माल तो बढ़िया बनेगा, जितना पहले ही बन रहा था उतना ही बनेगा जितना इस स्टेज में बन रहा था।
इस स्टेज में पता है क्या हो रहा है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लो मशीन 4 लेबर का काम कर सकती है, ये फिक्स कॉस्ट हो गई एक तरीके से। शुरुआत में आपने वेरिएबल कॉस्ट लगाई 1 लेबर की, तो आपको पता है 4 लेबर बैठ के काम कर सकती है। आप क्या करोगे, लेबर बढ़ाओगे, 2 लेबर कर दी, और बढ़ाना चाहोगे, 3 लेबर कर दी। अब आपको लग रहा है कि ये 3 लेबर लगभग ठीक काम दे रही है, फिर आपने कहा नहीं एक और बढ़ा देता हूं, क्योंकि आप चाह रहे हो कि 1 लेबर 3 लेबरों की जगह खाली पड़ी है, तो वेस्टेज है कहीं ना कहीं। लेकिन आपकी शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ नहीं रही। क्यों नहीं बढ़ रही आपकी वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वो कॉस्ट है ही नहीं ना, उस पर तो 3 लोग अभी और काम कर सकते हैं, तो आपने बढ़ाने की कोशिश करी, फिर देखा अभी और कर सकते, फिर आप यहाँ पहुंचे, अब आपको लगा कि अब एक आध बंदा हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन आप इस स्टेज पे जब पहुंच गए तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट अब इतनी कांस्टेंट चल रही है। वो अब ये कहना चाह रही है भैया अब आप लेवल पे पहुंच गए, जितने आपकी मशीन है उतने ही बंदे आ चुके हैं, लेकिन आपने कहा नहीं और बढ़ाओ 5 6 7। इस स्टेज पे जब आप पहुंचे 5वें 6ठे और 7वें पे, तो आपने क्या पाया अपने आप, आपने पाया कि अब मैं 5वें स्टेज पे आ चुका हूँ। मशीन में लोग कितने चाहिए, 4, 6 लगा दो, मशीन में लोग कितने चाहिए, 6, 4, 7, 4। इस टाइम पर जब 4 और 4 थे, इस टाइम पर आपका बेस्ट प्रोडक्शन हो पा रहा था, हो पा रहा था कि नहीं हो पा रहा था। आप बड़े खुश थे, आपका पैसा तो 4 लेबर के हिसाब से लग रहा था, लेकिन माल 4 का ही बन रहा था। फिर आपने 5 लगाया तो माल तो अभी भी 4 के हिसाब से बन पाएगा। एक लेबर ने कहा कि यार मैं थोड़ा थक गया हूं, चल तू मेरे बदले थोड़ी देर काम कर ले, लेकिन आप कहीं ना कहीं नुकसान में ही आ रहे हो 5वें पे 6ठे पे और 7वें पे। क्यों, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा हो गई, आपने अपनी वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ा दी, लेकिन आपका फायदा नहीं हो पा रहा कुछ। तो इसलिए आपका ये जो इंक्रीजिंग रेट पे हो जाता है ना तीसरा केस में, वो इसलिए हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जा रही है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पा रहा हमारे रिसोर्सेज का। इसीलिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरुआत में गिर रही है, लेकिन एक टाइम बाद बैलेंस्ड हो गई, फिर एक टाइम बाद बढ़ने लग रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो बढ़ रही है सही नहीं है, स्टेबल वाली सही है, और जो गिर रही है वो भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप चाहोगे कि अभी और ना और इस्तेमाल कर सके। समझ पा रहे हो मेरे भाई। तो इसीलिए ये यू शेप होता है, ठीक है। तीसरा एसी भी यू शेप ही है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे, फिक्स कॉस्ट पे थोड़ी ना मैटर कर रहा है। तो ये वो यू शेप है, ये भी यू शेप क्यों निकल रहा है, क्योंकि भैया वो यू शेप है, उसी के पैरेलल ये चलता रहेगा, है ना, वही। तो इसीलिए कह रहा है कि एसी अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचता है जब एएफसी इक्वल हो जाता है एंड राइज हो जाता है एवीसी के अंदर। मतलब देखो ध्यान समझो, देखो क्या कह रहा है, कैसा एसी भी शार्पली गिरता है, शार्पली इसलिए गिरता है क्योंकि एएफसी भी गिरता है। मतलब शुरुआत में आप देख रहे हो एवीसी तो चलो अपनी वजह से ही गिर रहा है, लेकिन एसी क्यों गिर रहा है, तो एसी इस एएफसी की वजह से गिर रहा है। क्यों, इस एसी की वजह से क्यों गिर रहा है भाई, क्योंकि भैया एएफ, क्योंकि हमें पता है एसी कैसे आता है, एसी आता है एएफसी और एवीसी को जोड़ के, ये गिरता है, इस वजह से इसका भी थोड़ा गिरा हुआ रिजल्ट आएगा। लेकिन एक टाइम बाद वो इतना नहीं गिरता, बोलता है जब वो मिनिमम स्टेज पे पहुंच रहा है, मतलब यहाँ मिनिमम लेवल पे, तो एसी अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है जब एएफसी इक्वल हो जाता है टू द राइज इन एवीसी। मतलब जब एवीसी गिरने लग गया, एवीसी राइज करने लग गया, और एएफसी उसके लेवल पे पहुंच गया, राइज वाले लेवल पे, मतलब एएफसी अब इस राइज वाले लेवल पे पहुंचा एवीसी के, तब एसी मिनिमम पोस्ट पे पहुंच जाता है। देखो कोई ग्राफ के थ्रू तो आगे मैंने डाल रखा होगा, ये देखो, ठीक है ना। तो ये अपना एसी है, एसी अपना यहाँ मिनिमम पे पहुंचा है, और एवीसी अपना यहाँ राइज करने लग गया, तो उस पॉइंट पे जब ये फॉल कर रहा है, उस पॉइंट पे जब ये राइज करना शुरू कर रहा है, ये तब मिनिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है। आप एवीसी को देखो, एवीसी कितना नीचे से आ रहा है, तो आप ग्राफ बनाओ ना, कभी भी ध्यान रखना, एएफसी को तो ऐसे बनाना, एवीसी ऐसे बनाना, और एसी ऐसे बनाना, ठीक है, ये ग्राफ याद रखना, ठीक है। पढ़ेंगे खैर इसको भी आगे, अभी इस पे चलते हैं। बाकी एसी इज ऑलवेज अबव एवीसी, एसी हमेशा एवीसी से ऊपर रहेगा। क्यों, क्योंकि वो दोनों को जोड़ के आता है ना भाई, दोनों को जोड़ के, देखो एसी हमेशा ऊपर है ना, एवीसी और एवीसी के बराबर आ जाएगा, तो इसका मतलब एएफसी का कोई वैल्यू ही नहीं पड़ पा रहा भाई। एएफसी और एसी, एवीसी दोनों जोड़ोगे तभी तो एसी आएगा, तो जायज बात है ना, एसी तो हमेशा ऊपर ही रहेगा उनके, क्योंकि उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी उनसे, समझ रहे हो। बाकी जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है एसी और एवीसी के बीच में, वो एएफसी की वजह से इक्वल होता है। क्या बात समझ पा रहे हो, जो डिस्टेंस जैसे हम पढ़ रहे थे, ये हमारा एफसी था, ये हमारा वीसी था, और ये हमारा एसी टोटल कॉस्ट था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर चल रहा था। तो वैसे ही
ये हमारा AFC है, ये हमारा AVC है और ये हमारा AC है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, इक्वल रहता है। किस वजह से? AFC की वजह से। वरना ये दोनों आपस में मिल जाएं एक दूसरे को, लेकिन वो किस वजह से नहीं मिल पाते? AVC के। लेकिन एक दूसरे के क्लोजर तो आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि AFC गिरती जा रही है ना। AFC क्या हमेशा सेम लेवल पे रहती है? नहीं, इनका मार्जिन कम होता जाता है। देखो लिखा ना कि गैप जो होता है ना वो एग्जैक्टली AFC होता है हमेशा। बाकी जो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है AFC कम होता है, इसलिए गैप छोटा होता जाता है। मतलब समझ पा रहे हो? मतलब आप बताओ, शुरुआती दौर में AFC की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, पता 12 हो जाता है, 6 हो जाता है, 4 या 3 हो जाता है, तो गैप क्या होता जा रहा है ये। और फिर देखो AVC है, मान लो वो भी अपना गिर रहा है शुरुआत में, फिर बढ़ रहा है। हमारा AC इन दोनों को जोड़ के ही तो आता है। तो पहले मान लो, चलो इसको मान लो 10 है, 6 है, फिर मान लो 3 है, फिर 4 है, फिर मान लो 10 है, ऐसे। तो हम पता है शुरुआत में इन दोनों का जोड़ आएगा 22, फिर हमें पता है 12 हो जाएगा, फिर हमें पता है 4 3 7, फिर हमें पता है 4 3 7, फिर हमें पता है मान लो इसका 2.4 हो जाएगा, फिर 12.4। तो मुझे पता है ना कि पहले वाले में देखो गैप समझो, गैप 4 का है, इधर गैप 10 का है, गैप 3 का है, इधर गैप 5 का है, गैप -1 मतलब बढ़ गया, यहाँ 0 गैप है, यहाँ प्लस का 6 गैप हो गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 5 का गैप हुआ। यानी कि एक टाइम पे गैप बहुत ज्यादा था, यहाँ 4 का गैप था और यहाँ कितने का था, लेकिन एक टाइम बाद इनमें सिर्फ 2.4 का गैप है और इसमें कितने का गैप है, यानी कि गैप बहुत कम रह गया एक टाइम बाद इनके बीच में। वो कम क्यों? क्योंकि AFC गिरता जा रहा है। AFC देखो, इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो क्या है? AFC। भाई 22 में से 10 घटा दो, AFC ही तो आएगा। तो इन दोनों का गैप क्या है? AFC है, और AFC हमेशा गिर रहा है, तो आगे जाके इन दोनों के बीच में गैप भी क्या होगा? AFC की वजह से ही तो होगा। यानी कि हम कल को जब ग्राफ बना रहे हैं और AFC ऐसे जा रहा है, फिर हमारा AVC ऐसे आ रहा है, फिर हम देख रहे हैं ये हमारा AC है, और शुरुआत में इन दोनों का गैप देखो, इन दोनों का गैप देखो कितना बड़ा है ना। गैप देखो, गैप देखो, गैप, और गैप देखो आज के टाइम पे कितना सा रह गया। ये गैप किस वजह से है? AFC। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट्स लॉजिक है, ठीक है ना। चलें आगे। बाकी AC अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचता है लेटर देन AVC, मतलब AC अपने मिनिमम लेवल पे बाद में पहुंचता है AVC से। AVC पहले अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, लेकिन AVC बाद में पहुंचता है। कहता है AVC अपने मिनिमम लेवल पे पहले पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने साथ AFC इंक्लूड नहीं करता ना, इसलिए वो अपने मिनिमम लेवल पे जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन AC तो भैया इन दोनों को इंक्लूड करके चलता है, और AFC तो गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। जब AVC राइज भी होने लग जाता है तो तब भी गिर रहा ही होता है। तो इस वजह से AC अपने मिनिमम लेवल बाद पे पहुंचता है। मतलब जैसे मान लो ये अपना AVC है, ये अपना AFC है, और ये अपना AC है। इसका मिनिमम लेवल तो यहीं आ गया, और इसका मिनिमम लेवल कहाँ आया? बाद में आया। तो इसका मिनिमम लेवल पहले आ गया, इसका मिनिमम लेवल बाद में क्यों आया? क्योंकि AFC भी गिर रहा है ना, ये अपने साथ इसको भी लेके चलता है और इसको भी। अगर अकेले सिर्फ इसको ही लेके चलता तो दोनों का बराबर लेवल पे गिरता। समझ रहे हो? बाकी AC की जो शेप है ना वो AFC और AVC पे डिपेंड करती है। अगर मान लो ये AFC है, ये AVC है, और ये अपना AC है, ये जो शेप आई है ये इसकी वजह से आई है, हाँ थोड़ी बहुत इसकी वजह से आई है। और क्या इसकी वजह से भी आई है? हाँ। अगर ये दोनों, क्योंकि वो दोनों का सम है। आप बस इसके रीजन की वजह पे क्या लिखना, बोलना बिकॉज AC इज द सम ऑफ AVC, है ना। तो ये फॉल करता है जैसे डाउनवर्ड होता है, ये राइज करता है। अब देखो AFC जब गिर रहा होता है इसीलिए AC डाउनवर्ड जा रहा है। ये जो आप देखो AC डाउनवर्ड जा रहा है ना, ये इसलिए जा रहा है क्योंकि AFC गिर रहा है। और ऊपर क्योंकि AVC धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाता है, तो इसीलिए AC भी फिर ऊपर चढ़ने लग जाता है। बाकी दोनों का कंबाइंड इफेक्ट यू शेप बना के देता है इसको। समझ रहे हो? बाकी जब बहुत ज्यादा हाई आउटपुट होता है तो AC और AVC बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि उस टाइम पे AFC बहुत ज्यादा कम होता है। क्योंकि जब AFC कम होगा तभी तो एक दूसरे के करीब आ पाएंगे वो, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं। इनके रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात? रिलेशन समझोगे तो ही चीजें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है ना। अब आती है अपनी मार्जिनल कॉस्ट, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट। और ये ऐसा कुछ नया नेक्स्ट टॉपिक नया टॉपिक नहीं, आप पढ़ चुके हो मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ते थे तब आप पढ़ते थे प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, और आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS XY,
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर लिखते थे कंज्यूम बाय द कंज्यूमर, एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। यहाँ फिर से प्रोडक्शन पे बात आ जाती है, तो एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब भाई सिंपल सी बात है, देखो बड़ा सिंपल सा खेल है। जैसे मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये अपनी टोटल कॉस्ट है भाई। टोटल कॉस्ट किसको मिलाकर आती है? फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताता हूँ। अच्छा एक आध ग्राफ देखते हैं, जैसे मान लो 0 1 2 3 4 12 12 12। जीरो पे तो मुझे पता है वो 0 पे 0 डैश हो जाएगा, है ना। एक 12 है तो मान लो 6, 6 पे मान लो फिर 10, है ना। 10 के बाद मान लो अपन ने 15 पढ़ा था, 15 के बाद अपन ने 21 22 पढ़ा था, है ना। ठीक है, टोटल कॉस्ट पे आते हैं। पहले क्या हो जाएगी? पहले केस में 12, दूसरे में 18, तीसरे में 22, चौथे में 27 और पांचवे में 34। कुछ नहीं है, एक एक यूनिट की आउटपुट बढ़ा रहे हो नहीं बढ़ा रहे हो, तो उससे टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। अब पहले केस में तो निकलेगा नहीं, जायज बात है। दूसरे केस में आओ, जब आप कितनी यूनिट बढ़ा दी? एक यूनिट आपने बढ़ा दी। एक यूनिट बढ़ाने से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई? 6। फिर आपने उसमें एक और यूनिट बढ़ा दी, 1 से 2। कितनी यूनिट बढ़ाई? 1 यूनिट। अब कितनी कॉस्ट बढ़ी? तो यही तो मार्जिनल कॉस्ट है, खत्म। मार्जिनल कॉस्ट है क्या भाई? टोटल के जो आपका आउटपुट एक एक बढ़ा रहे हो, उससे आपके क्या कहते हैं, जो आपका टोटल कॉस्ट है उसमें कितना मार्जिन बढ़ता जा रहा है एक एक आउटपुट बढ़ाने से, वही तो आपका टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट, खत्म। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है, अभी देखो ना फर्स्ट केस पे आते हैं भैया, आउट टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आ रहा है? आप कहोगे भैया 6 का चेंज है, और आउटपुट में कितने का चेंज है? 1 का चेंज है। मार्जिनल कॉस्ट क्या आ गई? 6। फिर उसके नेक्स्ट केस में आओ, अब निकालते हैं, चलो आओ एक एक की मार्जिनल कॉस्ट। पहले केस में कितना आपको पता है? पहले केस में तो डैश हो जाएगा क्योंकि सेकंड केस में 6 हो जाएगा। थर्ड केस में 1 बढ़ा और 4 बढ़ा, तो 4 अपॉन में 1, आंसर कितना? 4। अगले केस में 5 अपॉन में 1, 5। फिर अगले केस में 27 और 34, 7 अपॉन में 1। दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट, है ना। और मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट n इंटू टोटल कॉस्ट n माइनस 1। ये भी तो आपने छोटी क्लास में सीखा है कि नहीं? पढ़ तो चुके हैं अपन। n मतलब कितने नंबर का आउटपुट है, और उससे एक कम अगले वाले में। जैसे मान लो ये दूसरे नंबर के आउटपुट की बात कर रहे हो, तो आप लिखोगे TC दूसरे नंबर का, और ये लिखोगे TC 2 माइनस 1, यानी कि हो जाएगा TC2 माइनस TC1, है ना। टोटल कॉस्ट सेकंड लेवल पे कितनी है और फर्स्ट लेवल पे कितनी? सेकंड लेवल पे है 18, फर्स्ट लेवल पे है 12, तो डिफरेंस कितने का? 6। एक और चीज, और यहाँ से एक और बढ़िया फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कब जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना इसका, तो इसके प्रैक्टिकल में फंस जाते हैं हम लोग। हमें अब ये पता चल गया कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा किससे निकलेगी, अगर वो नहीं हो तो एक और है। अब देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, कितने का मार्जिन है? 6 4 5 7, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा इसमें कितने का चेंज है? 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 यानी कि जरूरी नहीं है टोटल कॉस्ट का ही मार्जिन निकालो, आप तो किसका मार्जिन निकाल लो, उससे भी आंसर आ जाएगा। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं कि मार्जिनल कॉस्ट का तो एक और फॉर्मूला है, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। देखो ये तो कभी मार्जिन क्रिएट ही नहीं कर रहा, ये तो कह रहा कर लो जी जो करना है, मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो हमेशा यही रहूंगा। इसने कहा मैं अपनी वजह से वैल्यू बढ़ा के देता हूं, तो हमने कहा कि तू वैल्यू बढ़ा के देता है, इसका मतलब तू ही तो मेन बंदा है जो परेशानी दे रहा है मार्जिनल कॉस्ट लाने की। क्योंकि अगर ये तो गैप नहीं दे रहा और तू भी कल को गैप नहीं देता, तो टोटल कॉस्ट भी सेम हो जाती और कभी मार्जिनल कॉस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मार्जिनल कॉस्ट तो किस वजह से एग्जिस्ट करता है एक्चुअल में? वेरिएबल कॉस्ट की वजह से एग्जिस्ट करता है ना। वो तो भले हम फॉर्मूला टोटल कॉस्ट वाला लिख रहे हैं, बट एक्चुअल में तो जो डिफरेंस इनका है वही सेम। हम जब ग्राफ बना रहे हैं, ये ग्राफ बना रहे हो ये वाला, और फिर ये बना रहे हो, ये पैरेलल क्यों है? फिक्स कॉस्ट की वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से ही तो है। तो इसका मतलब अगर फिक्स कॉस्ट है ही ना, तो दोनों सेम मार्जिन क्रिएट कर रहे हैं ना, जितना ये बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट, ध्यान रखना जब कोई प्रैक्टिकल करो तो टोटल कॉस्ट से भी निकल सकती है, और ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। बाकी मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी। फॉर्मूला देखो, ये टोटल कॉस्ट का एक फॉर्मूला ये है, दूसरा डेल्टा टीवीसी बाय डेल्टा क्यू, और दूसरा डेल्टा टीवीसी, यानी कि टीवीसी में जो भी चेंज आ रहा है वही, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी
बाकी इसका एक्सप्लेनेशन 200 से 240, 10 से 11 ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट डिपेंड करता है कितने आप वेरिएबल इनपुट डाल रहे हो, ठीक है ना। और मार्जिनल प्रोडक्ट राइज करता है जब एमसी फॉल करता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है जब एमसी राइज करता है। मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट, जब मार्जिनल प्रोडक्ट आप बढ़ा रहे हो, मतलब जो भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है बढ़ा रहे हो, वो जब जब एमसी फॉल कर रहा होता है। एमसी की कॉस्ट फॉल भी करती है, एक टाइम बाद राइज भी करेगी, जो हम देखेंगे। शेप देखते हैं, कहता है एमसी भी यू शेप्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। एमसी जो कर्व है उसमें थोड़ा यू शेप का थोड़ा फर्क है। देखो हम देखते हैं इस तरीके से, समझो। जब भी आप कभी टोटल कॉस्ट बनाओ, आपको पता है टोटल कॉस्ट तो थोड़ा, टोटल कॉस्ट नहीं, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कैसे बनता है, ऐसा। और मार्जिनल कॉस्ट कैसा बनता है, क्योंकि इनके बीच में रिलेशंस आएंगे भी, हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे इनके बीच में रिलेशंस। तो वही। अच्छा, इनके 3 स्टेज है। बोलता है रीजन क्या है, तो बोलता है शुरुआत में गिरता है। क्यों गिरता है, इसलिए क्योंकि वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। इनपुट ज्यादा एफिशिएंट है, एडिशनल कॉस्ट आपकी शुरू में कम पड़ती है। लेकिन जब धीरे धीरे आप मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ाने जाते हो, मतलब धीरे धीरे आप प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो, मैक्सिमम केस पे करते हो, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा रहे हो एक एक यूनिट को बढ़ाने की। और तीसरा, जब वो मिनिमम स्टेज पे आता है एमसी, फिर तीसरा जब राइज करता है, तब क्या होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट अब गिरने लग गया, ठीक है ना। वो क्यों, क्योंकि आपने आउटपुट जो है ना अब आपका वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, और आप कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हो। आउटपुट कमा रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई है। तो वो जो डिफरेंस है, शुरुआत में गिरता है, फिर मिनिमम पहुंचता है, फिर राइज करने लग जाता है एक टाइम बाद, ठीक है ना। बाकी देखो ये डिफरेंस है, ठीक है ना। इन सबके डिफरेंसेस आप देख सकते हो, ये बेसिक है, फॉर्मूला समझ लो। ये जो डिफरेंस है ये आपका वीसी की वजह से भी आ सकता है, और यही टोटल कॉस्ट की वजह से भी सेम आ सकता है। देखो दोनों डिफरेंस टीवीसी से भी दिखा रखे हैं और वीसी से भी। बाकी इनका रिलेशनशिप पढ़े अगर एमसी और टीवीसी और टीसी के बीच में, तो देखो एमसी एक तरीके से स्लोप होता है टीसी और टीवीसी कर्व का ही। मतलब अगर आप देखो इन दोनों का जो स्लोप है, इन दोनों का ढाल, ये क्या बदलाव ला रहे हैं अपने अंदर, कितना बढ़ रहे हैं कितना नहीं बढ़ रहे। तो ये एमसी जो आप पढ़ रहे हो ना, ये टीवीसी और टीसी की वजह से ही तो है भाई। आप जो स्लोप देख रहे हो, ये एमसी का आप जो स्लोप देख रहे हो, ये धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है। ये क्यों है, इसकी वजह से ही तो है। देखो आप ना, क्या हो रहा है, क्या आपका टोटल कॉस्ट है, ये बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, लेकिन 6 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, यानी कि स्लो बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर एक टाइम बाद 5 बढ़ रहा है, ठीक है, 4 वापस 33 बढ़ने लग गया, फिर एक बार बहुत 33 बढ़ने लग गया। तो एक तरीके से जो टीसी और टीवीसी है, यही तो हमें इसका स्लोप दिखा रहे हैं, ठीक है ना। बाकी जब टीसी और टीवीसी डिक्रीज रेट पे बढ़ रहे थे, उस टाइम पे एमसी फॉल करता है। मतलब जब टीसी, अब देखो ना ये बढ़ तो रहे हैं, आप देखो कितने का बढ़ा, 6 का बढ़ा, और ये कितने का बढ़ा, 4 का। तो आप इसी के बेसिस पे तो एमसी बता रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, नीचे जा रहा है। क्यों, क्योंकि बढ़ तो रहा है, 6 के बाद क्या वैल्यू आ रही, 4। फिर अगला देखो, अगले बार कितनी वैल्यू आई, 5, फिर अगले पे कितनी आई, 9, फिर अगले में कितनी आई, 11। तो आप सोचो कि भैया पहले 6, फिर 5 दिखानी है, फिर 9 दिखानी है, फिर 11 दिखानी है। तो आप क्या दिखा रहे हो कि पहले एमसी गिर रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो एक तरीके से टीसी ही तो दिखा रहा है। ये जो आप एमसी देख रहे हो, एक तरीके से स्लोप बता रहा है कि टीसी पहले गिरता है फिर बढ़ता है ना। पहले बढ़ तो हर केस में ही रहा है, लेकिन धीरे बढ़ता है, तेज बढ़ता है। यानी कि एक तरीके से टीसी, हमें पता है कि वो हर बार बढ़ रहा है, टोटल कॉस्ट हमेशा बढ़ रही है, लेकिन वो बढ़ किस तरीके से रही है, पहले स्लो बढ़ रही है फिर तेज बढ़ रही है। तो वही तो एमसी है, एमसी यही तो दिखा रहा है। देखो पहले स्लो बढ़ रही है फिर तेज बढ़ रही है, तो एमसी यही तो दिखा रहा है। देखो टीवीसी और टीसी जब इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ते हैं, तो उस केस में मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लग जाती है मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, चलो। बाकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो इससे आपको प्रोडक्शन डिसीजन पता चलते हैं। क्योंकि भाई शुरुआत में गिर रही है कॉस्ट, फिर बढ़ रही है कॉस्ट, तो ये बेकार है ना। जब कॉस्ट बढ़ने लग गई, आप चाहोगे कि ये मिनिमम लेवल पे ही रहे, ज्यादा गिरती जाए गिरती जाए गिरती जाए, लेकिन जब बढ़ने लग जाए तब रुक जाओ। क्यों, क्या मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हो, इसका मतलब आप बेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो अपनी कॉस्ट का। यहां तक तो आपको लग रहा था कि अभी और प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, हाँ अंडर यूटिलाइजेशन अभी और बढ़ाना चाहिए, और इस केस में आप क्या सोच रहे हो कि भैया अब तो लागत बढ़ने लगी, बेकार है, इतने पे ही ठीक थे हम तो। समझ रहे हो। तो प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिट कैसे, इसे कांस्टेंट नहीं कहना, आप इसे कहना मिनिमम लेवल। कांस्टेंट मत कहना, मिनिमम लेवल यूज करना हर किसी के लिए, ठीक है ना। चलो, बाकी ग्राफ तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। बाकी शेप अपन पढ़ चुके हैं, यू शेप होता है, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। बाकी ग्राफ आपको पता है, ये वाला जो है आउटपुट दिखाता है, और ये हमेशा
कॉस्ट दिखाता है, चाहे कोई सी भी कॉस्ट दिखाए, ठीक है ना। बाकी फॉलिंग पार्ट जो होता है एमसी कर्व का, वो क्यों हो रहा है वो आप समझ रहे हो ना। एमसी शुरुआत ये फॉल कर रहा है, शुरुआत में क्यों फॉल कर रहा है, क्योंकि जो नहीं, हाँ डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है वो शुरुआत में इंक्रीज तो होते हैं लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ते हैं, इसीलिए गिर रहा है। उनका मार्जिन 6 या 4 का दिख रहा है ना, इसीलिए। फिर धीरे धीरे मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है, मतलब कर्व थोड़ा सा फ्लैट या लोवेस्ट पॉइंट पे आ जाता है, तो उस केस में हम कहेंगे वो अपने मैक्सिमम स्टेज पे पहुंच चुका है। जब आप अब अगर आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको आपकी कॉस्ट ज्यादा आ सकती है, इनपुट आपको ज्यादा लगना है। बाकी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अब रिलेशनशिप्स पढ़ने हैं और कुछ नहीं है इसके बाद, रिलेशनशिप्स पढ़ने एक एक ग्राफ के और रिलेशनशिप समझना है। तो देखो रिलेशनशिप समझेंगे अब, ठीक है ना, बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। तो आपको पता है आपका मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से बनता है और आपका एवरेज कॉस्ट इस तरीके से बनता है। ये आपका ग्राफ होगा एवरेज कॉस्ट का, और बस आप ध्यान रखना। अब इसके बीच अब ये ग्राफ याद रखना अपने मन में और थ्योरी पढ़नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले केस में आपका मार्जिनल कॉस्ट कम होगा, आपका एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगा। ये ग्राफ देखो, ये आपका एवरेज कॉस्ट है और ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट आपका, एवरेज कॉस्ट आपका ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट आपका कम है। इस केस में आप क्या कहोगे, अच्छा आप रिलेशनशिप एमसी और एसी के पढ़ रहे हो, और ये रिलेशन ही आपके पास जब क्वेश्चन में दूंगा ना आपको कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो आपको दो काम करने हैं, डायग्राम बनाना है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, फिर तीसरे में हाँ फॉर्मूले डेफिनेशन के साथ ही फिर तीसरे में सिर्फ रिलेशन लिखना है। 3 रिलेशन, सिर्फ 3 रिलेशन। क्या होगा, एक केस में एसी ज्यादा है एमसी से, एक केस में मिनिमम पॉइंट पे पहुंच रहा है कौन, एसी, तब एमसी राइज करना शुरू कर चुका है, ठीक है ना। और अब तीसरे केस की बात करनी शुरू करेंगे। अब तीनों केस पढ़ते हैं। सबसे पहला कि अभी फर्स्ट केस क्या है, एसी बड़ा है एमसी से, तो उस केस में एमसी क्या कर रहा है, गिर रहा है ना। तो एसी अभी इस केस में बड़ा है ना एमसी से, तो एमसी गिर रहा है, अभी फॉल कर रहा है। अब सेकंड स्टेज क्या कहती है, जैसे मान लो एसी 15, ये तो चलो छोड़ो इसको, ये तो है ना। तो क्या हुआ, एसी कर्व डाउनवर्ड फॉल कर रहा है और एमसी उसके नीचे है अभी। फिर केस आएगा जब एमसी एसी बराबर पहुंचेंगे, तो उस केस में एसी अपने मिनिमम स्टेज पर होगा, मतलब ये स्टेज पे देखो दोनों एक दूसरे को मिल गए। उस केस में कौन अपने मिनिमम लेवल पर है, एसी। बस इसको लिखना है, बस अभी नहीं लिखना है ना, क्या अभी बोल पूछा है, बस एक की बात कर दी खत्म, बात कर दी ना खत्म। पहले केस में जब एसी बड़ा है एमसी से, तो एमसी फॉल कर रहा है, नहीं फॉल कर रहा है अभी धीरे धीरे। और दूसरे केस में जब एसी और एमसी बराबर है, तो एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे है। फिर तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि जब एमसी बड़ा हो गया एसी से, तब एसी राइज करना शुरू करता है। मतलब अब देखो इस केस में क्या हुआ, एमसी बड़ा हो गया है ना, इस पॉइंट पे आओ, मान लो इस ग्राफ के इस आउटपुट पे आओ। इस आउटपुट पे ये कौन है, एमसी, ये कौन है, एसी। कौन बड़ा है, एमसी बड़ा हो गया। तो आप कहोगे जब एमसी बड़ा हो जाता है एसी से, तो उस केस में हम देख रहे हैं कि एसी राइज करने लग गया, समझ रहे हो। यानी कि एमसी जब ज्यादा, एमसी बड़ा ही जब होगा जब एसी राइज करेगा, एवरेज कॉस्ट राइज ही जब करेगी जब एमसी। ये 3 केस समझने हैं, तीनों केस एक बार फिर से ग्राफ बनाएंगे, डेफिनेशन सारी लिख दी। फर्स्ट केस एसी क्या कर रहा है, एसी अभी बड़ा है किससे, एमसी से, क्योंकि आप इस पॉइंट की बात कर लो, मान लो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की, थोड़ा ठीक से बनाना, इसको थोड़ा ऐसे बनाना और इसको यहाँ पे ऐसे बनाना। अब आप क्या कहना कि एसी इस टाइम पे बड़ा है एमसी से, तो क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर सेकंड केस लिखना और इसको प्रॉपर लिखना तरीके से। फिर जब एसी और एमसी दोनों बराबर हैं, एसी इज मिनिमम। फिर एमसी जब बड़ा हो गया एसी से, तो एसी राइज करना शुरू कर चुका है, एसी स्टार्ट राइजिंग, खत्म, ठीक है ना। ये 3 केस, कोई दिक्कत। एमसी इन्फ्लुएंस कर रहा है एसी को, लेकिन दूसरे वे में नहीं कर रहा, ठीक है ना। चलें आगे। ये आप ग्राफ देख सकते हो, ये लिखिए, डायग्राम बना सकते हो, और ये कोई दिक्कत मेरे भाई, समझ में आ गया। क्या एसी राइज करेगा जब एमसी फॉल कर रहा है,
मतलब एसी बढ़ रहा है, ठीक है, और उस टाइम पर क्या एसी कब बढ़ता था, जब एमसी बढ़ता था। अब एसी बढ़ रहा है तो हमें पता है कि उस टाइम पे एमसी बढ़ता है तभी एसी बढ़ना शुरू करता है। लेकिन ये कह रहा है क्या एमसी गिरने लग जाए तो क्या ऐसा हो सकता है एसी राइज करे। तो अगर हम देखते हैं इस सिचुएशन को समझें तो हमें पता है ये अपनी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट एक टाइम बाद हमें पता है वापस से इनके बीच में गैप बढ़ने लगता है, और इनके इनके बीच में गैप बढ़ने लगता है तभी हम देखते हैं जो एवरेज कॉस्ट अगर हम देखें तो एवरेज कॉस्ट गिर रही है और इनके बीच में गैप बढ़ रहा है। तो गैप बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि हाँ ये एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रही है, इनका मार्जिन बढ़ रहा है। ये आउटपुट बढ़ाते बढ़ाते हम आउटपुट बढ़ा रहे हैं, हमें पता है हमारी टोटल कॉस्ट बढ़ेगी और हमें पता है टोटल कॉस्ट हमारी एक टाइम बाद धीरे बढ़ती है और फिर एक टाइम बाद तेज बढ़ने लगती है। और जब वो तेज बढ़ने लग रही है तो क्या उससे एवरेज कॉस्ट पे कुछ फर्क पड़ेगा, तो हाँ हम देख तो रहे हैं फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब हम इस केस को थ्योरेटिकली देखते हैं तो कहता है कंप्लीट आंसर है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आपका एसी फॉल करे और एमसी राइज भी करे, बट ये तभी होगा जब एमसी जो है ना अभी भी एसी से नीचे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि एसी राइज कर रहा है मान लो और एमसी भी राइज कर रहा है, लेकिन एसी ऊपर हो और एमसी नीचे हो, ये तब होगा। अब आपको ये बात बस याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात याद रखना बस। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और दूसरा केस क्या क्या कहते हैं, एसी कैन राइज व्हेन एमसी इज फॉलिंग। मतलब एसी बढ़ता जाए और एमसी गिरता जाए, मतलब एमसी ये रहा अपना, ये गिर रहा है और एसी इस टाइम पे राइज कर रहा है। हमें तो ये देखा है कि एमसी जब फॉल करता था तो एसी भी फॉल ही कर रहे होते, दोनों गिर ही रहे होते थे। तो बोलता है लेकिन ये जब ही होगा जब एमसी ऊपर हो और एसी नीचे हो। मतलब कह रहा दोनों ग्रो कर सकते हैं, ऐसा हो सॉरी ऐसा हो कि एसी अपना बढ़ रहा हो, ऐसा हो सकता है एसी बढ़ रहा हो और एमसी फॉल कर जाए, एमसी ऐसे फॉल कर जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन में, जब एमसी ना ऊपर हो, एमसी ऊपर मतलब एमसी मान लो ऊपर से फॉल कर रहा हो, मान लो एमसी ऐसे फॉल कर रहा हो ऊपर से और एसी नीचे से राइज कर रहा हो, ऐसा तब पॉसिबल है, ठीक है ना। बस ये एग्जांपल्स याद रखना और कुछ नहीं है, बस ये दो केस याद रखना, इस पे हम ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस ये याद रखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। अभी आपने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का पढ़ा, अब आप पढ़ोगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एवीसी और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में रिलेशन। तो इसका भी ग्राफ समझते हैं, देखो है बनाया ना है मैंने, ये देखो। अब आपको पता है कि एसी तो अपना ऐसा होता था और एवीसी अपना थोड़ा सा यहां से शुरू होता था, अगर आपने देखा होगा तो, और मार्जिनल कॉस्ट भी थोड़ा यहीं के आसपास से शुरू होता है। तो अब इनके ग्राफ कैसे बनाने हैं आपको ध्यान से देखना। देखो एमसी तो आपको पता है ऐसे बनता है ना, लेकिन आपको पता है एवीसी थोड़ा, दोनों होंगे सेम पॉइंट से शुरू, लेकिन थोड़ा सा एवीसी को ऐसे लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके देख रहे हैं ऐसे, थोड़ा इसको ऐसे लेके जाना, इसको थोड़ा नीचे लेके जाना, और इसको चाहो तो ऐसे समझो एवीसी 6 के बाद 5 के बाद फिर बढ़ना शुरू कर रहा है, और एमसी भी 6 से 5 नहीं गिरा, एमसी ज्यादा गिरा, फिर 4 के बाद वो 5 आया, बढ़ गया, लेकिन ये तो भी कांस्टेंट ही है। लेकिन ये 5 से डायरेक्ट 9 छलांग लगाया और इसने 1 की ही छलांग लगाई, और उसने फिर 1 की छलांग लगाई, लेकिन इसने ज्यादा छलांग लगाई, तो एमसी ज्यादा हो जाता है एक टाइम बाद, और एवीसी और गिरता भी है, बहुत जल्दी गिरता भी है और बहुत जल्दी छलांग भी लगाता है। तो अब ये 3 केस पढ़ने हैं इसके। अब 3 केस में पहला केस क्या होगा, सबसे पहले तो डेफिनेशन, आप रिलेशन एक्सप्लेन करना हो, एवीसी की डेफिनेशन, एमसी की डेफिनेशन और ग्राफ। ग्राफ बनाने के बाद पहला पॉइंट बोलना कि जब एमसी एवीसी में एवीसी बड़ा हो तो क्या होगा। तो फर्स्ट ग्राफ बनाते हैं, अपने को पता है दोनों सेम स्टेज से हैं, ज्यादा ये नॉर्मल गया एवीसी, और अपने को पता है जो एमसी है वो ज्यादा गिर के थोड़ा बढ़ जाता है ऐसे, है ना थोड़ा। तो अपने को पता है एवीसी, अब फर्स्ट केस में देखो एवीसी स्टार्टिंग केस में, इस वाले देखो एवीसी बड़ा है और एमसी छोटा है, लेकिन उस टाइम पे एवीसी गिर ही रहा है। जब वो अपने दोनों एक दूसरे के बराबर पहुंचेंगे
जब वो दोनों क्या पहुंचेंगे एक दूसरे के बराबर, जब एमसी एवीसी बराबर होगा तो एवीसी उस टाइम पे मिनिमम पे होगा, एवीसी मिनिमम है। देखो इसके बाद तो एवीसी राइज ही करेगा। तीसरा यानी कि कहीं ना कहीं वो सेम ही तो हुआ जो हम एसी में पढ़ रहे थे, वही तो सेम चीज हो गई। फिर तीसरा में हमें पता है जब एवीसी राइज करने लग रहा है, कब? जब एमसी बड़ा हो गया एवीसी से। तीसरा स्टेज जब एवीसी, मतलब तीसरा स्टेज जब एमसी बड़ा हो गया एवीसी से, तो एवीसी भी राइज करने लग गया। बस खत्म। यानी कि एक बार अगर हम फिर से समझे ग्राफ के थ्रू, तो ये सेम पॉइंट है, यहां से थोड़ा नीचे होके एमसी निकल रहा है ऐसे, और एवीसी थोड़ा ऐसे निकल रहा है इस तरीके, इस शेप में। ये अपना एवीसी कर्व है और ये अपना, तो हमें पता है इन द इनिशियल स्टेज जब एमसी बड़ा है क्या एवीसी बड़ा है? एवीसी बड़ा है। किससे? एमसी से। एवीसी बड़ा है, उस केस में एवीसी फॉल ही कर रहा है, गिर ही रहा है। फिर सेकंड स्टेज ये वाली, जब एमसी और एवीसी एक दूसरे के, उस केस में एवीसी अपने मिनिमम लेवल पर है। और फिर थर्ड केस जब एमसी ज्यादा हो जाता है एवीसी से, एमसी ज्यादा हो गया एवीसी से, तो उस केस में क्या हो रहा है? एवीसी भी राइज करना शुरू हो गया, एवीसी बढ़ना शुरू। बस ये तीन एक्सप्लेनेशन लिखने और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है व्हाई डज एमसी कंट्रोल एवीसी? एमसी क्यों कंट्रोल कर रहा है एवीसी को? क्योंकि एवीसी एक तरीके से एवरेज कॉस्ट है और एमसी तो एक तरीके से एक्स्ट्रा कॉस्ट है। एमसी जो है ना वो चेंज होता है एवीसी, एमसी एक तरीके से एवीसी को ही चेंज करता है, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से वेरिएबल कॉस्ट ही को तो बताता है, और वेरिएबल कॉस्ट से ही हमारी एवीसी पता चलती है। तो कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्ट एवीसी को चेंज करके दिखाता है। बाकी तीनों पे पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो, बाकी एमसी जब रीच करता है अपने मिनिमम लेवल पे, तो वो एवीसी से पहले ही मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है। हमने देखा होगा एवीसी तो 6 से 5 गिरती है, लेकिन वो 6 से कितना गिर जाता है? 4 गिर जाता था, फिर 4 से वापस बढ़ता था, लेकिन ये कम गिरता था। तो अपने मिनिमम लेवल पे तो ये बहुत जल्दी पहुंच जाता है। ये तो अगले पे भी 5 ही रहता है, ये वापस से बढ़ने लग जाता था, है ना। तो क्या होता था उस सिचुएशन में? ये मिनिमम पहले पहुंच जाता था अपने, ये तो अभी भी मिनिमम लेवल पे ही है, अभी समझ रहे हो। बाकी इसका ग्राफ है। इसके आगे का पार्ट फिर कल की क्लास में पढ़ लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन बाकियों के बीच में। इतना बेटा पढ़ लेना और याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख के देख लेना, वरना ना पूरा चैप्टर उड़ जाएगा बहुत भयंकर तरीके से। और जितना मैं बोल रहा हूँ ना उतना ही, सिर्फ उतना ही। बाकी क्वेश्चन देखेंगे तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना। अगर हम देखें कोई इमेज इसकी बनी हुई हो तो ये अपने तीनों कॉस्ट का, जहां पर अपने को पता है ये अपना एवरेज कॉस्ट होता है, ये अपना अगर हम ग्राफ समझे तो हम एवरेज कॉस्ट नहीं, हम कल हमने सबसे लास्ट में देखा था कि हम मार्जिनल कॉस्ट बना रहे थे सबसे पहले। मार्जिनल कॉस्ट के साथ जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाओगे तो आपको पता है दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होता था, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा ऊपर रहता था, है ना, इस तरीके से ये भी यू रहता था, और ये हमारा होता था एवरेज कॉस्ट, है ना। ये थोड़ा सा मैंने इसको एक सेकेंड थोड़ा सा इसको ये होगा इस तरीके से, ऐसे इनके बीच में गैप कम होता जाएगा, और इस तरीके से ये अपना एवरेज कॉस्ट था, ये अपना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट था, और ये अपना मार्जिनल कॉस्ट था। ये तीनों के बीच में रिलेशंस बताने, तीनों ग्राफ के बीच में। तो तीनों ग्राफ के बीच में क्या क्या रिलेशंस बनेंगे? देखो सबसे पहला वही काम, क्या? तीनों की डेफिनेशंस और तीनों के फॉर्मूले, ठीक है। एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इनके बीच में अब इनके इंटरेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला इंटरेक्शन एमसी का एसी और एवीसी दोनों से है। कह रहा है अगर मान लो अब देखो तीनों रिलेशन बताए हैं एक केस में सबसे पहला मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से छोटा होता था, उस केस में एवरेज कॉस्ट गिर रहा होता था, कल अपन ने पढ़ लिया था ये। फिर हमने पढ़ा था कि जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बराबर आता था तो उस केस में एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे था। फिर तीसरा पढ़ा था कि एक केस आता है जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाती थी एवरेज कॉस्ट से, उस केस में जो एवरेज कॉस्ट है वो राइज करनी शुरू कर जाती थी। अगर हम दोनों ग्राफ को बना के समझे तो हम ये से इस तरीके से देखेंगे, ये था अपना एवरेज, ये था। तो जब ये गिर रहा है मार्जिनल और मतलब अभी इस केस में क्या है, एवरेज कॉस्ट बड़ा है और मार्जिनल कॉस्ट छोटा है, तो एवरेज कॉस्ट अभी बड़ा है लेकिन मार्जिनल कॉस्ट छोटा है, लेकिन इस केस में एवरेज कॉस्ट गिर रहा है। जब दोनों मिनिमम लेवल पर है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तब एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पर है।
जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ा हो गया एवरेज कॉस्ट से, तो उस केस में एवरेज कॉस्ट ने बढ़ना शुरू कर दिया। यही सेम केस अगर हम ध्यान से देखें तो ये अपना मार्जिनल कॉस्ट है इस तरीके से, और यहीं से हमारा निकलता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये अपना मार्जिनल कॉस्ट था। हमें पता है कि एक केस आता है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इस टाइम पे बढ़ा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी गिर रहा है। फिर एक केस आता है जब दोनों बराबर पहुंच जाते हैं, उस केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अपने मिनिमम लेवल पे होता है। फिर जब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाता था एवरेज वेरिएबल से, तो मार्जिनल कॉस्ट में उसमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज करना शुरू कर देता था। ये तीन बेसिक रिलेशन होते थे। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट इसको भी कंट्रोल करके रख रहा है, इसको भी कंट्रोल करके रख रहा है, क्योंकि जब वो राइज करना शुरू करता है, बड़ा हो जाता है, तब वो राइज करने शुरू करते हैं दोनों। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जब बड़ा हो जाता है इन दोनों कर्व से, एवरेज कॉस्ट से भी और एवरेज वेरिएबल से भी, तब वो दोनों राइज करने शुरू होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कट करती है एवीसी और एसी को उनके मिनिमम पॉइंट पे। मतलब मार्जिनल कॉस्ट जब भी उन दोनों को काटती है, किसको, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को और एवरेज कॉस्ट को भी, तब दोनों अपने मिनिमम पॉइंट पे होते हैं। जब भी वो काटती थी, ये भी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता था और वो भी अपने मिनिमम पॉइंट पे होता था। पहला पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं आपको थ्योरी दूंगा तो ये पॉइंट लिखने पड़ेंगे आपको। एमसी इंटरसेक्ट करता था एवीसी को जब मिनिमम लेवल होता था एवीसी को, और एमसी भी इंटरसेक्ट करता था एसी को जब दोनों मिनिमम लेवल पे होते थे। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते थे। उस केस में ना तो वो बढ़ रहा होता था और ना ही वो कम हो रहा होता, तो मिनिमम लेवल पे अपने पहुंच चुका होता था, और ये सिर्फ एक ही बार होता था। बाकी एवरेज कॉस्ट हमेशा एवीसी से ऊपर रहता है। आप अगर तीनों कर्व एक साथ बनाओ तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता था, यहाँ से आपका एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ आपका इस तरीके से आपका एवरेज कॉस्ट होता था। तो एवरेज कॉस्ट आप हमेशा देखते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही रहता है। क्यों? वो बिकॉज ऑफ एएफसी की वजह से रहता है। क्योंकि वो हमेशा इसलिए ऊपर है क्योंकि उसके पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी तो है, जब तो वो हमेशा ऊपर नजर आता है। तो इस वजह से है ना, बिकॉज एएफसी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए एसी कर्व जो है ना वो हमेशा उससे ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है तो हम देखते हैं एएफसी फॉल करता है और गैप उनके बीच में थोड़ा कम होते जाता है, लेकिन वो हमेशा ऊपर ही रहता है क्योंकि गैप हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ रहेगा, और जिस वजह से एवरेज कॉस्ट हमेशा उससे ऊपर ही रहेगा। अगला, पोजीशनिंग ऑफ मिनिमम पॉइंट। मतलब सबसे पहले कौन अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, तो हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले मिनिमम पे पहुंच जाता था और बढ़ने भी लग जाता था। वो तो जब एवीसी और एसी तो बहुत बाद में, जब वो इंटरसेक्ट करते थे तब जाके वो अपने मिनिमम लेवल पे थे। एवीसी अपने मिनिमम लेवल पे बाद में पहुंचता है और एसी उसके सबसे लास्ट पे पहुंचता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राफ को, ये देखो, आप ग्राफ देखो, ये मिनिमम पॉइंट, ये अपना एवीसी का मिनिमम पॉइंट है, मान लो ये वाला, ये अपना एवीसी का मिनिमम पॉइंट है, ये अपना एसी का मिनिमम पॉइंट है, और ये अपना एमसी का। तो सबसे पहले मिनिमम पॉइंट पे कौन पहुंच जाता है, फिर बस ये चीज है। अगली कहता है रिलेटिव शेप, शेप की बात करें, कहता है ये तीनों की ही यू शेप है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट सबसे ज्यादा स्टीपेस्ट है। अगर आप ध्यान से देखो इस तरीके से स्टीपेस्ट है, और एवीसी उसके ऊपर लाए करता है ना, और एसी जो है ना वो उसके ऊपर लाए करता है। और इनके बीच में दूरी, एसी और एवीसी के बीच में दूरी कम होती जाती है जब जब आउटपुट बढ़ता जाता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि एएफसी का वैल्यू कम होता जाता है, जिससे वो करीब आने लग जाते हैं। बाकी जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है या फॉल करता है तो उस टाइम पे एसी और एवीसी वो हमेशा इमीडिएटली उसको फॉलो नहीं करते। मतलब भाई हम देखते हैं एक केस में क्या होता था, मार्जिनल कॉस्ट राइज करता था और फिर फॉल करता था। क्या उस टाइम पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ रहता है और एवरेज कॉस्ट यहाँ रहता है, क्या वो जैसे ही राइज करना शुरू कर रहे हैं तो क्या वो राइज करना शुरू कर देते हैं? नहीं, वो अपने टाइम पे करते हैं। जब वो उनको कट करता है तब वो करते हैं। लेकिन इस केस में तो मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्या एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है? नहीं। इस केस में तो मार्जिनल कॉस्ट ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अभी बढ़ना शुरू करा? नहीं, वो तो अभी मिनिमम पे है। तो इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ता है या गिरता है तो वो उसको इमीडिएटली देखकर वो भी गिरने और बढ़ने नहीं लगते, है ना, वो उस टाइम पे नहीं हो रहे। यानी कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है मार्जिनल कॉस्ट की पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते कि ये बढ़ रहा है तो कम हो हम भी बढ़ जाते हैं, अब बढ़ना शुरू करते हैं, ये कम हो रहा है तो हम भी बढ़ना चाहिए, नहीं।
समझ रहे हो, ऐसा होता है कि एमपी राइज कर रहा है लेकिन वो दोनों अभी भी फॉल कर रहे हो, ऐसा हो रहा होता है। तो इसका मतलब उन्होंने क्या उसकी डायरेक्शन फॉल करी, देखी नहीं, वो तो अपने हिसाब से ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। बाकी इसका डायग्राम और शेड्यूल बना देना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया मेरे भाई। आगे चलते हैं, लास्ट कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एवीसी, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब अब मार्जिनल कॉस्ट खत्म, अभी एवरेज कॉस्ट अगर हम बनाएं तो हमें पता है एवरेज कॉस्ट ऐसी होती है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे होती है, इस तरीके से होती है। अब इनके बीच में रिलेशन अपन कैसे समझे, अगर आपको कभी भी कोई रिलेशन समझने में प्रॉब्लम हो ना मेरे भाई, तो आप एक आध ग्राफ याद कर लो, एक आध फिगर याद कर लो जहां पर आपकी चीजें क्लोज हो, और डाटा याद कर लो एक आध। अब आपको टीवीसी का हमेशा से डाटा याद है। अब हम हर केस में, अगर मैं आपको एक केस दिखाऊं जिसको अगर आप समझना, आप किसी भी केस को समझना चाहते हो ना, इससे समझ लेना। आपका आउटपुट 0 था बेटा, आपका आउटपुट 0 गया, फिर आउटपुट 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, 6 गया, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रही, 12 12। हम शुरू से यही बनाते आ रहे थे, है ना, तो इसको याद रख लेते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही करेंगे। फिर हमने पढ़ा था वेरिएबल कॉस्ट, इसमें क्या होगा 0, 6, 10, 15, 22, 15 के बाद 24 है, 35 है, चलो इतना पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टोटल कॉस्ट, 12, 18, 22, 27, 36, तुम ये वाला बताने लग गए है ना, 35, ये कितना 47। मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं, क्या होगा डैश 6, 4, 5, 9, 11। एवरेज फिक्स कॉस्ट बनाते हैं, यानी कि फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डैश हो जाएगा पहले में, तो दूसरे में 12, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2.4। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बनाते हैं, यानी कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो है ही नहीं पहले केस में, दूसरे में 6/1 6, तीसरे में 5, 3, 24 को 4 से करेंगे 6, 7, यानी कि बढ़ रही है ना, ये चीज तो हम समझ ही रहे हैं, कोई बात नहीं। एवरेज कॉस्ट पे चलते हैं, एवरेज कॉस्ट बेटा डैश नहीं होगी, 12 को 0 से, अच्छा हाँ सही कह रहा है, डैश होगी पहले में, ठीक है। इसीलिए हम जब ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो यहां से शुरू नहीं होती, वो यहां से शुरू हो रही है, समझ रहे हो, है ना। और हाँ बस ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला कितना 18, दूसरे में 11, फिर 9, 27, 3 से होगा ना बेटा, फिर 24 4 6, फिर 35 5 7। मतलब हम देख रहे हैं एक बात बढ़ना शुरू ये भी कर रहा है। अब हम ध्यान से समझो, अब अपन अगर अपन कभी ग्राफ से भी ना ज्यादा समझ पाए तो आप इससे समझ लो, ये रहा आपका एसी और ये रहा आपका एवीसी, इनके बीच में रिलेशन समझते आओ। अब एसी आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो, है ना, ऐसे 5-10 का गैप करके। तो एवीसी कहाँ से शुरू हो रहा है 6 से, 6 5 3 6, तो मान लो फॉर एग्जांपल ये अपना 5 है, ये अपना 10 है, ये अपना 15 है, तो 6 5 तो 6 है ना, 6 5 फिर 3 फिर 6 फिर 7, ये अपना एवीसी जा रहा है। और एवरेज कॉस्ट 18 है, 18 11, तो 18 11 मतलब मान लो फॉर एग्जांपल, चलो वहां से बहुत दूर है, चलो कोई नहीं, 18, फिर यार 11 बड़ा कम हुआ है ना, अच्छा खासा कम हो रहा है, 11 के बाद 9 और कम हो रहा है। जब ये आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखो, दोनों एक टाइम पे कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर ये बढ़ रहा है, लेकिन ये अभी भी, फर्क समझो ना, देखो ये अभी भी ये बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी कम हो रहा है। इसका मतलब जब ये बढ़ना शुरू कर रहा है तो अभी भी कम हो रहा है ये, है ना। और फिर ये तो बढ़ रहा है अभी, लेकिन ये अब जाके बढ़ना शुरू कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा है जब एसी अपने मिनिमम लेवल पे पहुंचा, उस टाइम पर एवीसी बढ़ने लग गया था, वो तो राइज कर रहा था ऑलरेडी। और जब एवीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, उस टाइम पर एसी तो अभी भी गिर रहा है ना, कितना अब ये तो अपन इससे भी बना सकते हैं, तो आप ये डाटा याद रख लेना, जब भी कभी रिलेशन बनाने बैठो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले वही काम, डेफिनेशन फॉर्मूला, समझ रहे हो, डेफिनेशन फॉर्मूला। AC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AVC, ये तो हम देख ही रहे हैं भैया, ये तो हमेशा इससे ऊपर ही है, ऊपर ही है, ये सब ऊपर ही, ये हमेशा नीचे है।
तो जायज बात है, अगर आप इस आउटपुट पे चेक करोगे आपका एवीसी यहाँ आएगा और एसी यहाँ आएगा, और वो देख लो चाहो तो दूसरे नंबर के आउटपुट पे देखो, एवीसी आपका 5 है तो एसी आपका क्या है, बढ़ रहा है, इसका मतलब वो तो हमेशा ही बढ़ रहा है। सबसे पहला पॉइंट तो अपने को यही कह रहा है कि एसी हमेशा एवीसी से बड़ा है, और कहता है कि ये क्या कहते हैं कि एएफसी की वजह से ऐसा है कि ये बड़ा है। हाँ, एक टाइम आएगा जब वो क्लोज आ जाएंगे, बाकी एसी हमेशा जो है ना वो एवीसी से ऊपर ही रहेगा, वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, दैट इज बिकॉज ऑफ एएफसी, बिकॉज एएफसी कैन नॉट बी कैन नेवर बी जीरो, so there is always a margin and that margin is AFC, so it's that's why we can say that AC is always above than AVC. Yes, at increase in the level of output you can say that the margin becomes less, the smaller, but it will still always be the upper than या फिर above than AVC, ठीक है। फिर वर्टिकल डिस्टेंस दोनों के बीच में हमेशा एएफसी के ही बराबर है, उनके बीच में जो वो दूरी है वो हमेशा एएफसी ही क्रिएट करके दे रहा है, बस ये दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। तीसरा कहता दोनों ही यू शेप है, एसी और एएफसी। फिर तीसरा, एएफसी पहले मिनिमम लेवल पे पहुंचता है एसी से, ये तो अब मैं ऊपर समझा चुका हूं मैं आपको वहीं पे कि अपने मिनिमम लेवल 5 पे तो आ गए, लेकिन ये तो अब जाके आएगा जब वो बढ़ना शुरू कर चुका होगा। चलें बेटा आगे। इसके बाद ठीक है ना, बाकी AC एंड AFC मूव इन सेम डायरेक्शन, कह रहा है दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, कह रहा है दोनों ही फॉल और राइज कर रहे हैं। देखो, व्हेन बोथ आर फॉलिंग दे फॉल टुगेदर, व्हेन बोथ आर राइजिंग दे राइज टुगेदर, जब वो दोनों गिर रहे हैं तो दोनों साथ गिरेंगे, राइज होंगे तो दोनों साथ ही राइज कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट डिटरमाइन करता है उन दोनों की डायरेक्शन को, लेकिन है ना, मतलब वो नहीं दे सकता प्रॉपरली, कि प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे सकता। बाकी इनके बीच में आप डिफरेंस पढ़ सकते हो, ठीक है ना, इनके बीच में अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो तो, ठीक है ना, ठीक है। बाकी एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आता है और एवीसी का मिनिमम पॉइंट पहले ही आ जाता है, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। ये लास्ट है और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या, टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन बनाओगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट तो ये होती है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट तो ये होती है, तो क्या रिलेशन बनेगा, वो खतरनाक सीन रहेगा। अगर हम इसकी फिगर देखें कहीं पे लगी हो तो ये देखो, इसको आप एक साथ तो बनाओगे नहीं, आप इसको कैसे बना रखा है, इसको देखो इस तरीके से बना रखा है, इसको इस तरीके से, दोनों को इसको इस तरफ बना रखा है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट का ग्राफ, और इसको इस तरीके से बना रखा है, और जब इसका मिनिमम पॉइंट आया तब ये कांस्टेंट लेवल पे आ गया, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट रेट पे। और अगर हम इसको चाहें तो ग्राफ से समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट है और यहाँ इसी के जस्ट बगल में हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, अगर हम चाहें तो अब इसको बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। आओ, अगर हम इसको देखें तो हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट 6 है, फिर ये अपना ये बढ़ रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे, तो तब तक ये गिर रहा है ना। फिर ये क्या हुआ ना, देखो समझो, पहले तो ये बढ़ा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 12 से 18 हुआ तो ये मार्जिनल कॉस्ट 6 आई, फिर ये 18 से 12 बढ़ा, मतलब पहले तो ये 6 के कंपैरिजन में बढ़ा, अब ये कितने के कंपैरिजन बढ़ा, 4 के, मतलब इंक्रीज तो हुआ लेकिन किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग रेट पे। तो उस केस में हम देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट गिर रही है, फॉल कर रही है। फिर ये क्या हुआ ना, एक टाइम बाद ये इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ गया, अब 4 से वापस क्या होगा, 5 पे, तो हम देख रहे हैं कि अब मार्जिनल कॉस्ट राइज करनी शुरू हो गई है, और फिर और 27 के बाद ये 9 हो गया, और यहीं पर हम देख रहे हैं कि ये और बढ़ रहा है, फिर ये और तेजी से बढ़ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट और बढ़ रहा है। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं टोटल कॉस्ट का जो मार्जिन है, इंक्रीज होना इंक्रीजिंग रेट पे, इंक्रीज होना डिक्रीजिंग रेट पे, वो मार्जिनल कॉस्ट ही तो है ना, यही चीज तो बता रहा है। अब आप देखो ना, ये पहले बढ़ रहा है किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, तो वो उस टाइम पे क्या कर रहा है, लेकिन जब ये कांस्टेंट रेट पे, ये अब ये इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन उसी रेट पे है, तो उस टाइम पर ये अपने मिनिमम पे है, लेकिन अब उसने इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ना शुरू कर दिया, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी बढ़ने लग गया। तो अब इसी चीज को अगर हम पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं इसको। देखो सबसे पहला कह रहा है एमसी इज चेंज इन द टीसी, भाई मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो टोटल कॉस्ट का चेंज ही तो है। आपने क्या पढ़ा पहले, 6 का फर्क, 4 का फर्क, फिर 9 का फर्क, तो वो सारा मार्जिनल कॉस्ट ही तो पहला पॉइंट तो यही हो गया। तो भैया आप बोलो कि मार्जिनल कॉस्ट तो फॉर्मूला ही है, मार्जिनल कॉस्ट तो निकलेगा ही जब आप टोटल कॉस्ट में चेंज लाओगे, है ना। तो एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दैट इज
डिपेंड्स ऑन टीसी, है ना। बाकी जब मार्जिनल कॉस्ट फॉल कर रहा होता था तो टीसी राइज कर रहा होता था डिक्रीजिंग रेट पे, यही तो हमने समझा, बस इस चीज को लिखना है आपको। फिर बोलना है जब एमसी राइज करने लगा था तो टीसी इंक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा था, ठीक है ना। बाकी एमसी एक तरीके से स्लोप ही है टीसी का, मतलब आप ये जो देख रहे हो कि ये डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीजिंग रेट पे है, तो ये जो आप स्लोप देख रहे हो, सब ढाल देख रहे हो, ये टोटल कॉस्ट ही तो बता रहा है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये जो आप देख रहे हो, इनका स्लोप देख रहे हो, स्लोप तो जो टीसी कर्व का ही तो स्लोप है। बाकी टीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है जब एमसी भी अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है, क्योंकि टीसी उसके बाद राइज ही करता है ना। बाकी एमसी कर्व का जो शेप है और टीसी कर्व का शेप कैसा है, तो आप बोल सकते हो कि वो इनवर्सली एस है और मार्जिनल कॉस्ट का यू शेप है ना। बाकी टीसी और एमसी ऑलवेज इंक्रीज टुगेदर इन टोटल वैल्यू, कहता है टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, दोनों को जोड़ के वैल्यू बनाए तो हम, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं है, इसके ग्राफ है और कुछ नहीं, 3-4 पॉइंट्स याद रख लो, बहुत है। एंड द लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये पूछा जा सकता है, ठीक है ना, ये अपना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट का बस देखा जाए तो ये भी सेम ही रिलेशन बनाता है ना, लेकिन इसका ग्राफ थोड़ा अलग होगा। इसका ग्राफ किस तरीके से बनाना है वो देखो, आपको अपना मार्जिनल कॉस्ट बनाना है, ठीक है ना, और ये आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसके एरिया अंडर द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना। हाँ, वो बात अलग है कि वो कैसा होता था, उससे नहीं रिलेट करना आपको, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी रिलेशन पूछे, जो कि जायज बात है, इसका सबसे पहले ही पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट इज क्या कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट के अंदर का जितना भी एरिया है ये क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। रिलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, अगर हम एक ग्राफ से देखना चाहें तो वेरिएबल कॉस्ट कैसी है, देखो अब देखो ध्यान से समझते हैं, तो आप खुद समझो, देखो चीजें आपके लिए आसान जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है ना। पहले वेरिएबल कॉस्ट दोनों की सेम आई, ठीक है, जीरो पे वो दोनों जीरो ही है, ऐसा समझ लो। बाकी फिर एक टाइम बाद वो 4 बढ़ा वही 4, वो 5 बढ़ा वही 5, वो 9 बढ़ा वही 9, वो आपका बढ़ा वही। लेकिन अब इसको पढ़ते हैं थियोरेटिकली, कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट भी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट ही है, क्योंकि एक और फॉर्मूला की वेरिएबल कॉस्ट में आउटपुट के साथ जो चेंज आता है वही तो मार्जिनल कॉस्ट है, ये तो हमने कल ही समझ लिया था। पहला पॉइंट खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब मार्जिनल कॉस्ट गिरता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजिंग रेट पे राइज करता है, भाई सिंपल, वही जो इसकी जगह आप चाहे टोटल कॉस्ट लिख लो या वेरिएबल कॉस्ट लिख लो, बात एक ही है ना। तीसरा, एमसी जब मिनिमम होता है तो उस टाइम पर टीवीसी राइज करता है सबसे स्लो, मतलब टीवीसी बढ़ तो रहा होता है लेकिन वो सबसे स्लो बढ़ता है। कांस्टेंट कह दो या स्लो राइज कह दो, बात एक ही है ना। बाकी जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करने लग जाता है तो टीवीसी इंक्रीजिंग रेट पे राइज कर रहा है। बाकी एमसी एक तरीके से स्लोप ही है, यानी कि एमसी का जो आप ये स्लोप देख रहे हो, ये स्लोप टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो है वो मार्जिनल कॉस्ट ही है, समझ रहे हो। बाकी जो शेप होती है टीवीसी की वो डिपेंड करती है पूरी की पूरी मार्जिनल कॉस्ट पे, ठीक है ना। टीवीसी की जो आप शेप देख रहे हो ना, ये इनवर्सली एस रिलेटेड, ये पूरी कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करती है, मार्जिनल कॉस्ट पे। समझ रहे हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया मेरे भाइयों। कुछ क्वेश्चन आएंगे बीच में, बढ़िया बढ़िया। अच्छा देखो 60 है तो ये हर लेवल पे 60 होगी, पहले तो इसको 60 कर दो, उसके बाद ये 60 है जीरो आउटपुट पे, तो भाई ये भी 60 होगी और ये जीरो होगी, हाँ। बाकी 60 और 20 80, बाकी 100 60 है तो ये कितना होगा 40, बाकी 60 और ये 100, उसके बाद अगला 116 है, फिर अगला, इसका कोई गैप बाकी है क्या मेरे भाई, इसका कितना होगा 70 और इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 तक आउटपुट है, ठीक है। कह रहा है टोटल कॉस्ट आपकी 60 80 100 111 116 130 150 है। ये तो सेम क्वेश्चन दे दिया इसने ठीक है। कह रहा है आपसे, आप इसमें निकालो मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, टोटल, सॉरी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट 60 आ जाएगी हर केस में, फिर से
क्योंकि जीरो आउटपुट पे आप देखो ना बेटा, जीरो आउटपुट है, जीरो आउटपुट पे कौन सी कॉस्ट एग्जिस्ट करती है? जीरो आउटपुट पे कौन सी एग्जिस्ट करती है? फिक्स कॉस्ट ही तो करती है। तो फिक्स कॉस्ट 60 आ गई। अब हर केस में क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। माइनस करो, 0, 20, 40, 51, 56, 70, 90। फिर इसके बाद क्या निकालोगे? आपके पास फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, कुछ नहीं करना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के वेरिएबल को आउटपुट से डिवाइड करते चलो, डिवाइड करते चलो। कितना आएगा? 0, 20, 20, 51, 51 डिवाइड बाई 30, 17। ये कितना हो जाएगा? 14, ये भी 14 और ये 15। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? 60 डिवाइड बाई डैश हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया। फिर इसके बाद क्या निकालोगे? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट से डिवाइड करो, डैश 80, 50, 3 कितने नंबर पे? 37। ये कितने नंबर पे? 29, 26 और 25। ये लो खत्म।